आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मॉड्यूल सी ऑफ द IEIFS एंड उसमें पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक्स रिलेटेड टू इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें। बहुत से टॉपिक आसान से टॉपिक है जिनको हम गो थ्रू नहीं करते हैं या छोड़ देते हैं कि हाँ हमें पता है जनरल नॉलेज। बट यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि हम गलती कर बैठते हैं एंड एग्जाम में अपने मार्क्स को खो बैठते हैं। सो मेक श्योर कि इन इजी टॉपिक्स को भी आप अच्छे से कवर कर रहे हैं थ्रू दीज वीडियो क्वेश्चंस। आप अभी के अभी जेआरबी का जो हमारा अर्ली बर्ड पैक है उसमें भी एनरोल कर सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ए टू जेड सब चीजें कवर्ड है कॉम्प्रिहेंसिवली। जेआरबी को क्लियर करने के लिए मोर देन सफिशिएंट ये पैक होने वाला है। और एक चीज और मेक श्योर करनी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया हो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक किया हो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। डेली बेसिस पर वीडियोस रहती हैं फ्रॉम सैटरडे टू वेंसडे एंड ये वीडियोस रहती हैं 9:30 बजे शाम को हमारे चैनल के ऊपर। सो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड इट। सो चलिए सेशन को करते हैं स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज इट्स रिलेटेड टू द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इट सेज द नरसिम्हम कमेटी वन एज पार्ट ऑफ 1991 रिफॉर्म्स। ठीक है, 1991 रिफॉर्म्स के तहत proposed a significant change to address the large portfolio of stressed assets, right, held by the banks. This recommendation was aimed at creating a specialized entity to take over these bad loans, thereby cleaning up the bank's balance sheets. What was this proposed entity called? तो इस प्रपोज्ड एंटिटी को किस नाम से जाना जाता है? सो बेसिक पर्पस ये था कि बैंक्स के पास एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफी ज्यादा थे। अब नरसिम्हम कमेटी ने कहा कि इन एनपीएस को टेक ओवर कर लेगी एक स्पेशल एंटिटी, राइट। तो इस स्पेशल एंटिटी को किस नाम से जाना जाता है वही हमने बताना है। इट इज सेड टू बी द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड, राइट। और इट्स द इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड और एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड or National Asset Reconstruction Company Limited. What would be the name of this particular entity? सो NABFID की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द NABFID, तो ये तो एक रीसेंट एंटिटी है जिसको बनाया गया, जिसको डेवलप किया गया है पोस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इसको एस्टैब्लिश किया गया। सो दिस इज नॉट द आंसर। IDRCL की बात करें तो एक ऑपरेशनल एंटिटी है जो कि एसेट्स जो भी एक्वायर किए जाते हैं NARCL के द्वारा उसको मैनेज करता है। सो दिस इज आल्सो नॉट द आंसर। NARCL इटसेल्फ इज नॉट आंसर। ये भी मॉडर्न डे बैड बैंक है जिसको यूनियन बजट 2021-22 में अनाउंस किया गया था नरसिम्हम कमेटी वन की रिपोर्ट के बहुत टाइम के बाद, राइट। तो पर्पस काफी हद तक इसका सेम है लेकिन स्पेसिफिक एंटिटी जिसको प्रपोज किया गया था 1991 में, दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन फर्म। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड जो है वो यहाँ पर है। सो सेटिंग अप अ एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड so as to take over the portion of the stressed assets loan portfolio of the banks, that is basically ARF. So answer is option C. Now let's move toward the question number 2. It's related to the Indian banking structure. A newly established small finance bank is planning its credit portfolio strategy. According to the regulatory guidelines for the SFBs, there is a specific mandate regarding the concentration of its loan book to ensure it serves its target segment of small borrowers effectively. Which of the following correctly describes a mandatory requirement for the SFBs? The SFB must extend 50% of its ANBC to the priority sector. At least 75% of its loan portfolio must consist of loans and advances of up to rupees 25 lakh. And the maximum loan exposure to single borrower is restricted to 25% of the bank's capital funds. And at least 50% of its loan portfolio must be composed of loans and advances of up to rupees 25 lakh. So which one is going to be the correct answer? जल्दी से जल्दी बता दीजिए। सो लेटेस्ट गाइडलाइंस जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से रिलेटेड वो आ चुकी हैं फॉर द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू। व्हाट आर दोज गाइडलाइंस? सो सी फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर कि एसएफबी को एक्सटेंड करना चाहिए 50% टुवर्ड द एएनबीसी प्रायोरिटी सेक्टर। सो दिस इज नॉट द केस। देखो प्रायोरिटी सेक्टर से रिलेटेड ना जो टारगेट है एसएफबी का, पहले वो कहा गया था गाइडलाइंस के तहत 75%, लेकिन अब इसको रिड्यूस करके कर दिया गया है 60%। कितना कर दिया गया है? 60% ऑफ द एएनबीसी, राइट। एंड फर्दर ये 40% जो रहेगा डेट विल बी रिलेटेड टू वो सब सेक्टर से रिलेटेड होना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का, लाइक एग्रीकल्चर से रिलेटेड, माइक्रो एंटरप्राइजेस से रिलेटेड। ठीक है, तो दैट्स बेसिकली अ फ्लेक्सिबल कंपोनेंट। जो 20% कंपोनेंट है वो फ्लेक्सिबल है एंड फर्दर जो 60% कंपोनेंट है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, वो कंपोनेंट होने वाला है यहाँ पर जो
स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ही आपने सैंक्शन करना है, वो उससे रिलेटेड ही होने वाला है, राइट? सो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। एंड ऑप्शन बी इट सेज that 75% of loan portfolio must consist of loans and advances of up to rupees 25 lakh। ये भी इनकरेक्ट है। देखो रिक्वायरमेंट जो है वो 50% के, 75% की नहीं है, कि 50% आपके जो फंड्स हैं 25 लाख तक के लोन के होने चाहिए, नॉट मोर देन दैट। एंड द मैक्सिमम लोन एक्सपोजर जो है दैट इज बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड टू सिंगल बोरोर 10%, नॉट 25%। ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, that at least 50% of the loan portfolio must be composed of loans and advances of up to rupees 25 lakh. So answer is option D here, right? Answer is option D. Now let's move further toward the question number 3. It's related to the Indian financial system. The post-independence era 1947 to 1991 was marked by a significant policy of nationalization aimed at bringing key financial sectors under government control. On September 1, 1956, a major consolidation occurred in life insurance space. ठीक है? What was the specific action taken by the government on this specific date that we need to tell? सो जल्दी से आप ऑप्शंस को देखिएगा एंड आंसर अपना साथ के साथ जरूर पोस्ट करें। आंसर जरूर पोस्ट कीजिएगा साथ के साथ। जो ऑप्शन नंबर 1 है इट सेज द गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 55 प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनीज टू फॉर्म 4 पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस। The government nationalized 14 largest private commercial banks. The government nationalized 245 private insurance companies, merging them to form the LIC, that is a Life Insurance Corporation. देखो, सितंबर 1 1956 को क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया था, नेशनलाइजेशन की थी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की। एंड LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया था। अब इसके थ्रू क्या किया गया था कि जो 245 प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी ना, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था, राइट? उस टाइम पर जो चल रही थी, एंड सभी को कंसोलिडेट कर दिया गया था, एक सिंगल गवर्नमेंट ऑन्ड कॉर्पोरेशन बनाई गई थी, LIC बना दी गई थी। गोल ये था कि पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ज़्यादा लोगों का भरोसा बढ़ाना है, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना है, राइट? तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। एंड नेशनलाइजेशन से पहले जो सेक्टर था उसमें मिसमैनेजमेंट बहुत थी, फेलियर्स बहुत थे, ठीक है? तो LIC के साथ क्या हो गया, एक मोनोपोली हो गई लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में, जो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल बना। एंड फर्दर ये सबसे ज़्यादा अर्लीस्ट एंड मोस्ट इम्पैक्टफुल नेशनलाइजेशन मूव थी इंडिया के फाइनेंशियल हिस्ट्री में, राइट? सो आंसर वुड बी रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा? इट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है कि गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, मर्जिंग देम टू फॉर्म द LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया। क्वेश्चन नंबर 4। A customer of Bank A uses ATM of Bank B in New Delhi to withdraw the cash. Later, the same customer uses the ATM of Bank C in a metro city, in a non-metro city for a balance inquiry. According to the regulatory guidelines on ATM transactions, how would these transactions be classified and what are the minimum free transactions limits applicable? Right? So that we need to answer. तो जल्दी से जल्दी you need to post the answers here. So option 8 says the New Delhi transaction is on us transaction. जो न्यू दिल्ली की ट्रांजेक्शन ऑन अस ट्रांजेक्शन है, नॉन मेट्रो ट्रांजेक्शन ऑफ अस ट्रांजेक्शन है, both are subject to minimum of 5 free transactions per month. Both the transactions are off us transactions. The customer is entitled to minimum 3 free transactions in New Delhi and 5 free transactions in non-metro city. Both the transactions are on us transactions because they are performed by the same customer. The limit is 3 free transactions. And the New Delhi transaction is off us transaction, the non-metro transaction is on us transaction, right? So what will be the clear answer for this? यहाँ पर options है आपके सामने and you need to answer the post the answer over here. देखो, if we talk about the types of transaction, जो cash withdrawal transaction है, let's say interbank transaction है, non home bank में transaction है, cash withdrawal से related है, राइट? बैलेंस इंक्वायरी ट्रांजेक्शन हुई है सी की ट्रांजेक्शन के ऊपर, दैट्स बेसिकली नॉन होम बैंक में हुई है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है। तो एक जो ट्रांजेक्शन थी वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, दूसरी ट्रांजेक्शन जो है वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। अगर हम मेट्रो लोकेशन की बात करते हैं, लाइक दिल्ली इज अ मेट्रो लोकेशन, तो वहां पर 3 ट्रांजेक्शन फ्री की दी गई हैं पर मंथ, ठीक है? एट नॉन होम बैंक ATM के ऊपर, जिसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सभी ट्रांजेक्शन शामिल रहेंगी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द नॉन मेट्रो लोकेशन, तो मैक्सिमम 5 ट्रांजेक्शन दी जा सकती हैं एक महीने में एट नॉन होम बैंक ATM। इसमें भी फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सभी शामिल रहती हैं,
राइट। नाउ ये दोनों ट्रांजेक्शन जो है ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन है। दीज आर व्हाट, दीज आर द इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। देखो ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन होती है जब सेम बैंक यानी कि इश्योर बैंक एक्वायरर बैंक जो है वो सेम है, तब उसको कहते हैं ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन। एंड ऑफर्स ट्रांजैक्शन होती है इन सिनेरियो हम किसी और बैंक का एटीएम यूज करते हैं, उसको ऑफर्स ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो डेफिनेटली जो ये ट्रांजेक्शंस है दीज बोथ ट्रांजेक्शंस आर ऑफर्स ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी लुक एट ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो यही चीज है। अब मेट्रो स्टेट में मेट्रो से जगह पर आपको क्या मिलते हैं, 3 फ्री ट्रांजेक्शन मिलती हैं। एंड अगर नॉन मेट्रो है तो वहां पर 5 फ्री ट्रांजेक्शन मिलती हैं नॉन मेट्रो सिटी में, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज the Narsimham Committee 2 report in 1998 introduced a concept specifically designed to help weak public sector banks that were struggling with a high level of non-performing assets. This concept suggested a restrictive form of banking where these banks, weak banks, would be permitted to place their funds only in short-term risk-free assets. What is this concept known as? तो इस concept को हम क्या कहते हैं? प्रूडेंशियल नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, नैरो बैंकिंग या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन। व्हाट दिस इज सेड टू बी। देखो इफ वी टॉक अबाउट द प्रूडेंशियल नॉर्म्स लाइक जैसे इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन के नॉर्म्स होते हैं ना, वो रिकमेंड किए गए थे पहली नरसिम्हम कमेटी के द्वारा ताकि ट्रांसपेरेंसी रिमूव हो और अकाउंटिंग जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा बेटर बने। सो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट दीज वर बेसिकली रिकमेंडेड बाय होम, नरसिम्हम कमेटी जो थी ना फर्स्ट, उन्होंने रिकमेंड की थी, राइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द आईआरएसी कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म जो है वो बैंक के कैपिटल के रिलेशन में रिलेटेड टू द रिस्क वेट एसेट्स जो बीसीबीएस की देन है, ठीक है। सो दैट इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी की अगर बात करें दैट्स रिलेटेड टू द नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग का जो कंसेप्ट है वो किन्होंने रिकमेंड किया था, दैट वाज रिकमेंडेड बाय द नरसिम्हम कमेटी 2, राइट। एक तरह की बैंकिंग है जहां पर जो वीक बैंक्स हैं उनको अलाउ किया गया है कि वो अपने फंड्स को शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए रिस्क फ्री एसेट्स में डाल सकते हैं, स्पेसिफिकली ताकि जो प्रॉब्लम्स उनको पड़ रही हैं एनपीए से रिलेटेड उनके साथ डील किया जा सके, राइट। कि जो नैरो बैंकिंग है उसके तहत बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो रिस्की लेंडिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ना करें कि प्राइवेट सेक्टर्स को लेंडिंग दें। इंस्टेडली दे कैन बी इन्वेस्टिंग द मनी इन सेफ शॉर्ट टर्म लिक्विड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट वुड बी अ बेटर थिंग। तो ये मेन चीज क्यों की गई थी ताकि रिहेबिलिटेट किया जा सके वीक बैंक्स को कि वो डिटोरेशन ना करे, फर्दर से अपनी एसेट क्वालिटी को डिटोरेट ना करे, राइट। दैट वाज द मेजर फंडा रिलेटेड टू इट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नैरो बैंकिंग को नैरो मनी के साथ कंफ्यूज नहीं करा, नैरो बैंकिंग इज डिफरेंट, नैरो मनी इज डिफरेंट। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। It says a large technology company whose primary business is providing social media and e-commerce platforms decides to enter the financial services space by offering payment solutions and other financial products. According to documentation's classifications, how this would be entity would be characterized. इसको किस तरह से हम categorize करेंगे? Fintech firm, neo bank, tech fin firm या payment bank? What will be saying it to be? क्या नाम देंगे इसको? फिनटेक बोलेंगे, नियो बैंक बोलेंगे, टेकफिन फर्म बोलेंगे या फिर पेमेंट बैंक बोलेंगे? देखो फिनटेक फर्म जो होती है वो फर्म होती है दैट स्पेशलाइजेज इन ऑफरिंग द डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो अगर कोई फर्म स्पेशलाइज करती है इन प्रोवाइडिंग द डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, तो उसको हम क्या कहते हैं? वी से टू बी फिनटेक फर्म, ठीक है। एंड बेसिकली लार्ज टेक कंपनी जो एक्सपैंड करती है इनटू फाइनेंस, राइट। कोई स्पेशलिस्ट फाइनेंस फर्म नहीं होती है। सो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सेकंड जो है दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू नियो बैंक। नियो बैंक एक ऐसा कंसेप्ट है दैट्स बेसिकली डिजिटल ओनली बैंक जो टाइप्स के थ्रू ऑपरेट करता है, यानी कि रेगुलेटेड जो बैंक है उनके साथ टाइप करिए उनके थ्रू ऑपरेट कर रहा है, राइट। एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो दैट्स आल्सो नॉट द केस फॉर दिस केस। थर्ड जो है दैट्स अ टेकफिन। टेकफिन क्या होती है? बिग टेक फर्म। टेकफिन इज आल्सो अ बिग टेक फर्म
जिसका प्राइमरी एक्टिविटी डिजिटल सर्विसेज लाइक सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स है, राइट, एंड वो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी एक्सपैंड करती है, जैसे गूगल, अमेजोन, फेसबुक हो गया. सो दैट इज बेसिकली टेकफिन फर्म. सो ऑप्शन सी इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर. इफ वी लुक एट द पेमेंट बैंक तो एक स्पेसिफिक डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है. जो टेक कंपनी है वो इस तरह के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन कंपनी को जो डिस्क्राइब करेंगे हम प्राइमरी बिजनेस के हिसाब से वो टेकफिन कहेंगे, राइट, नॉट द पेमेंट बैंक. सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली द correct answer for question number 6. Now let's move to the question number 7. Post the GFC, Global Financial Crisis, India focused heavily on strengthening financial inclusion. A key initiative involved in integration of three distinct elements to create a seamless system for direct benefit transfers and financial access for the unbanked population. What are the three components that constitute this JAM Trinity? तो इस JAM Trinity में क्या जो तीन चीजें हैं वो शामिल होती हैं? That we need to answer. काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट. ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से आंसर पोस्ट करना है. जनधन अर्थ एंड मोबाइल, जनधन आधार एंड मोबाइल जॉइंट अकाउंट आधार एंड माइक्रो एटीएम, जनधन आधार एंड माइक्रो फाइनेंस. व्हाट इट इज? देखो, JAM ट्राइनिटी जो है वो एक लैंडमार्क इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरुआत की गई थी, सो एज टू प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन. खास करके 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये चीज करी गई थी, राइट. सो इसमें मेन पर्पस यही था कि जो लीकेजेस हैं उसको मिनिमाइज करना है और जो एफिशिएंसी है उसको ज़्यादा बूस्ट करना है. एंड जेम जैम में बेसिकली तीन चीज़ें हैं, तीन ही इसमें लेटर्स हैं, JA एंड M, राइट. जे से हमारा मतलब है जनधन योजना, जनधन योजना, ठीक है. तो यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड किया था इस योजना ने बैंक अकाउंट्स को लेकर के अनबैंक्ड एंड अंडर बैंक्ड पॉपुलेशन को. सेकेंड जो है ए, दैट्स बेसिकली फॉर आधार, राइट. आधार एक यूनिक बायोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है हर एक इंडिविजुअल को, राइट, जिससे हम टारगेटिंग कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं सर्विस डिलीवरी को. एंड एम इज बेसिकली फॉर मोबाइल नंबर, राइट, यानी कि रियल टाइम कम्युनिकेशन हो सकती है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं, दैट इज रिलेटेड टू इट, ठीक है. सो दैट वाज द मेन पर्पस. सो वी आर हैविंग द जनधन, आधार एंड मोबाइल, सो ऑप्शन बी इज द correct answer. Now let's move to the another question, number 8. It says to be included in the second schedule of the RBI Act 1934. A bank must meet the specific criteria. Specific criteria को meet up करना था, which in turn grant it certain privileges not available to non-scheduled banks. Which of the following statement accurately describes both a key eligibility criterion and a major privilege of being scheduled bank? तो क्या चीज़ थी जिससे आपको शामिल किया जा रहा था स्केड्यूल, सेकंड स्केड्यूल में, और क्या आपको प्रिविलेज मिल रहा था उसके बारे में था. तो जो की प्रिविलेज है उसके बारे में जाना है, तो बैंक मस्ट बी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल. तो जो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी ना, दैट वाज रिलेटेड टू द मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम पेड अप कैपिटल. एंड ये रिक्वायरमेंट कितने की थी? डेट वाज ऑफ ₹5 लाख, यानी कि 5 लाख की अगर आपके पास कैपिटल अवेलेबल है तो आप सेकंड स्केड्यूल में शामिल हो सकते थे. और अगर आप शामिल हो गए तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे बोरो कर सकते थे अंडर द LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत. LAF को क्या कहते हैं? वी से टू बी द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, राइट. तो आप इस फैसिलिटी के तहत आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार पर ले सकते थे, राइट. दैट वाज अ मेजर केस रिलेटेड टू इट. तो इंक्लूजन क्राइटेरिया यही था, बोरोइंग कर सकते थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, CRR आपको मैंडेटरी मेंटेन करनी पड़नी थी RBI की गाइडेंस के तहत, RBI एक्ट के तहत, राइट. एंड लोगों का कॉन्फिडेंस ज़्यादा बेटर बन जाता आप में, ठीक है. ये बेनिफिट थे. द बैंक मस्ट बी हैविंग अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 500 करोड़, नॉट करेक्ट. द बैंक मस्ट हैव अ पेड अप कैपिटल ऑफ 5 lakh and is eligible to borrow from the Reserve Bank of India at the bank rate. Absolutely correct. So option B जो है that is absolutely correct answer. चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 9. It says financial inclusions in institutions in India can be classified into several categories based on the primary function.
One such category includes institutions that do not accept deposits from the general public but instead provide financial aid primarily to corporate customers to promote development in specific sectors. Which of the following institution falls under the non-intermediate financial institution category? State Bank of India, Life Insurance Corporation of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, Securities and Exchange Board of India. Which one would be the correct answer here? Kindly do answer at the earliest. देखो नॉन इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस कौन से होती हैं? नॉन इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशंस होती हैं जैसे डीएफआई होती है ना, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं, ठीक है, जो पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म लोन देती हैं, प्राइमरीली कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को सर्व करती हैं, स्पेसिफिक सेक्टर्स को लोन सर्व करती हैं, और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, सेक्टर प्रमोशन में शामिल होती हैं, उनको कहते हैं। लाइक आईएफसीआई है, सिडबी है, नाबार्ड है, एक्सिम बैंक है, एनएचबी है। अब आईएफसीआई जो है वो इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, सिडबी एमएसएमई सेक्टर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, नाबार्ड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, एक्सिम बैंक फॉरेन ट्रेड फाइनेंस से रिलेटेड है, एनएचबी जो है वो हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड है, राइट। एंड कौन सी इंस्टीट्यूशन नॉन इंटरमीडिएटरीज नहीं थी? दोज आर नॉट नॉन इंटरमीडिएट्स। कौन नहीं होते? कमर्शियल बैंक नहीं होते, एनबीएफसीज नहीं होती, रूरल बैंक्स नहीं होते, राइट, because they can do accept the deposits, right, they can do accept the deposits and are intermediaries, वो intermediaries बन जाती हैं, वो इस कैटेगरी का पार्ट नहीं बनती हैं। सो आंसर क्या रहेगा? what will be the answer for this case? It is option C, that is NABARD. NABARD that is a DFI। तो NABARD क्या है? एक DFI है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इट्स रिलेटेड टू इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। A business needs a bank's assurance to a third party for a financial obligation, but does not require an immediate cash loan. The bank provides a letter of credit. How would this type of facility be categorized? And what form of remuneration does the bank typically earn from it? It is a fund-based facility. तो letter of credit fund-based होती है कि non-fund-based होती है? Letter of credit is a non-fund-based facility. तो option A तो correct नहीं है. So either it is option B or the option D. Option B, it says it's a non-fund based facility and the bank charges a commission for this service. Option D, it says it's a non-fund based facilities and bank earns the interest only if the letter of credit is involved. तो बैंक जो है लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करने के लिए कमीशन चार्ज करता है, राइट। ऑप्शन बी इज नॉट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नॉट द ऑप्शन डी। ठीक है, बैंक जो इंटरेस्ट अर्न करेगा अगर इन्वॉक होएगी, अगर वो फंड बेस्ड में कन्वर्ट होगी वो तो करेगा करेगा, लेकिन प्राइमरी जो रिम्यूनरेशन होती है नॉन फंड बेस्ड की, दैट्स बेसिकली वो कमीशन के वे में होती है, राइट। Question number 11, it says, in the pre-independence era, the Indian financial landscape was characterized by a multitude of small, often unstable banks. Despite the presence of over 600 banks, the formal system struggled, leading to specific outcome regarding the public's financial habits. What was the predominant feature of this phase? क्या phase इस feature था इस phase का, उसके बारे में बताना है। The majority of the population relied on the formal banking system due to establishment of the Bombay Stock Exchange. Most small sized banks thrived due to a lack of regulation, leading to high financial inclusion. People were more associated with the informal channels. तो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं। देखो बॉम्बे स्टॉक, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की गई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्टैब्लिशमेंट एक की डेवलपमेंट थी रिलेटेड टू द कैपिटल मार्केट्स, लेकिन इस चीज से हम ये नहीं कह सकते कि फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल जनरल पर्पस के लिए उसी फेज के दौरान हुआ था, राइट। सो दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। if we talk about the option B, that most small sized banks thrived due to lack of regulation or something, देखो प्री इंडिपेंडेंस फेज ऐसा फेज था जहां पर मेजोरिटी ऑफ स्मॉल साइज बैंक जो थे वो फेल हो गए थे, प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे। सो थ्राइविंग तो अलग हो गया, टोटली डिफरेंट हो गया। सो डेफिनेटली दैट्स नॉट द करेक्ट आंसर। If we look at the option C, people were more associated with the informal channels like money lenders and unregulated players due to the failure of the formal banks. Absolutely correct, ये चीज थी, क्योंकि फेलियर हो गए थे, काफी छोटे बैंक्स फेल हो गए थे, जब ज्यादा पीपल थे वो एसोसिएट थे मनी लेंडर्स के साथ, अनरेगुलेटेड प्लेयर्स के साथ। सो दैट वाज एक्चुअली द डोमिनेंस ऑफ द इनफॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। सो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। ये हम प्री इंडिपेंडेंस इरा की बात कर रहे हैं, राइट।
So option D, it says nationalization of the Reserve Bank of India. अब RBI was recommended in 1935, लेकिन जो nationalization हुई थी वो basically was in the post independence era. वो post independence era में थी, not before that. So option D is also not the correct answer. So option C is absolutely correct. Now let's move further toward the question number 12, that's related to Indian banking structure. A payments bank operating under the differentiated banking license wishes to expand its services. However, it is subject to several key restrictions that distinguish it from a small finance bank or a universal bank. Which of the following activities is a payment bank explicitly prohibited from undertaking? Right? सो पेमेंट बैंक की बात करें तो वो स्पेशलाइज्ड बैंक होते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको इंट्रोड्यूस किया है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े एंड दे कैन बी एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स। ठीक है, तो 2 लाख रुपए पर कस्टमर तक का डिपॉजिट वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लोन एंड क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। वो पेमेंट्स को, रेमिटेंसेस को, जो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज हैं उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं। वो पेमेंट फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करते हैं। जो फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो एक्सेसिबल होती हैं अनडिजर्व्ड एंड रूरल पॉपुलेशंस के द्वारा, राइट। तो अलग अलग पेमेंट बैंक है, लाइक एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक है। अब इफ वी टॉक अबाउट द डेवलपमेंट्स, राइट, तो डिपॉजिट लिमिट कितनी है? डिपॉजिट लिमिट इज 2 लाख रुपीज, राइट। रेगुलेटरी मूव है, यानी कि एसएलआर रिडक्शन की गई है, रिक्वेस्ट करी जा सकती है। लेंडिंग अलाउंस बेसिकली अलाउ किया जा सकता है, राइट, दैट कैन बी डन। एंड अगर इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है दैट इज 100 करोड़ रुपीज, राइट। एंड प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 40% के लिए होनी चाहिए फॉर द फर्स्ट 5 years, की प्रमोटर की स्टेबिलिटी है, इस चीज़ के लिए होता है। डिपॉजिट का मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ये सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं, एटीएम को, कार्ड को, डेबिट कार्ड को इशू कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ये बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट की तरह एक्ट कर सकते हैं सो एज टू डिस्ट्रीब्यूट द थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस हो गया, वो कर सकते हैं। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकते, पैसा उधार पर नहीं दे सकते, सब्सिडरीज को फॉर्म नहीं कर सकते, नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज के लिए ये चीज़ नहीं की जा सकती, राइट। एंड कम से कम जो 25% ब्रांचेस होंगी ना पेमेंट बैंक से, दोज मस्ट बी लोकेटेड इन द अंडर बैंक्ड जो रूरल एरियाज हैं वहां पर होनी चाहिए, राइट। सो दैट इज अ फंडा। अभी देखते हैं फटाफट से ऑप्शंस को। एक्सेप्टिंग डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल कस्टमर्स, इशूइंग द एटीएम कार्ड्स to its account holders, setting up subsidiaries to undertake the non-banking financial services, and investing in customer deposits, its customer deposit into government securities. So what cannot be done? क्या चीज नहीं की जा सकती है? ऑप्शन सी, कैन नॉट बी डन। सब्सिडरीज को सेटअप नहीं कर सकते हो ना, दैट इज बेसिकली नॉट अलाउड। आप क्या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो? यस, 2 लाख रुपए पर कस्टमर के हिसाब से आप डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लो, कोई इश्यूज नहीं है। डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हो, इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, राइट। रेस्ट ऑल कैन बी डन बट नॉट दैट थिंग। क्लियर है चीज? चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट्स रिलेटेड टू द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। One of the key reforms implemented based on the Nasimam Committee 1 recommendations was the phased reduction of two important reserves ratio that the commercial banks were required to maintain. This was done because of high levels of these ratios were seen as reducing the profitability of the banks. What were these two ratios that were significantly lowered between 1991 to 2003? Capital adequacy ratio and debt equity ratio, statutory liquidity ratio and CRR, non-performing asset ratio and provisioning coverage ratio, return on assets एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। कौन सी रेशियो को कम किया गया था? देखो, जो कमेटी है रिकमेंड किया था उन्होंने सीआर को कि सर्टेन सीआर को अचीव करना है, बट ये कभी नहीं बोला कि सीआर को रिड्यूस करना है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी आंसर नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें, स्ट्रेचरी लिक्विडिटी रेशियो एंड फर्दर सीआरआर, डेफिनेटली इससे रिलेटेड रूल बनाया गया था एंड फर्दर फेज रिडक्शन की जानी थी सीआरआर में एंड एसएलआर में। सीआरआर जो है दैट्स डिफाइंड अंडर सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट, राइट। ये आरबीआई एक्ट में डिफाइंड है। एंड एसएलआर जो है सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइंड है। ध्यान रखेंगे इस चीज का। देर इज अपर लिमिट फॉर द एसएलआर बट देर इज नो अपर लिमिट फॉर द सीआरआर। ठीक है, दोनों के केस में कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं होता है एज सच, राइट। सो रिडक्शन इसकी होनी थी, सो दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। एनपी को कम करने के लिए आरओए जो है वो वैसे भी आपके परफॉर्मेंस मेट्रिक्स हैं, उनसे रिलेटेड बात यहाँ पर नहीं की गई थी। तो वो बेसिकली विच वर दोज वर एक्चुअली द आउटकम्स कि वो इम्प्रूव होंगे, राइट, लेकिन वो रिजर्व रेशियोज नहीं थी जिनके ऊपर पॉलिसी चेंज करा गया था।
So answer is option B. Option B is the correct answer. Next question, it says the National Payments Corporation of India has developed several innovative products to modernize India's payment ecosystem. One such product is a system designed to facilitate interoperable cash withdrawals and other value-added services through the largest network of shared automatic machines in the country. What is this network called? इस network को हम क्या कहते हैं? आधार enabled payment system, unified payment interface, national financial switch और immediate payment service, what it is said to be. देखो, अगर हम AEPS की बात करते हैं, if we talk about the AEPS, तो वो आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करते हैं ट्रांजेक्शंस को करने के लिए डोर स्टेप के ऊपर, या फिर माइक्रो एटीएम्स का इस्तेमाल करते हुए, सो एज टू ड्राइव द फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंड वो शेयर्ड एटीएम नेटवर्क नहीं है खुद में, तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. यूपीआई की बात करें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो अलाउ करता है कि पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं बिटवीन द बैंक अकाउंट्स यूजिंग अ स्मार्टफोन एप्लीकेशन. वो भी एटीएम नेटवर्क नहीं है. नेशनल फाइनेंशियल स्विच इज एक्चुअली द आंसर. जो नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, दैट इज द आंसर ओवर हियर, राइट. तो पर्टिकुलरली नेशनल फाइनेंशियल स्विच जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स, राइट, इन इंडिया, जो कि इंटर ऑपरेबल ट्रांजेक्शन होती हैं उनको अलाउ करता है. दोज आर बीइंग अलाउड इन दैट कंटेक्स्ट. क्लियर है? बाकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि एक्चुअल में नेशनल फाइनेंशियल स्विच में क्या क्या चीज़ है. देखो, एनएफएस को डेवलप किया गया था आईडीआरबीटी के द्वारा. आईडीआरबीटी, इसने डेवलप किया था एनएफएस को, नेशनल फाइनेंशियल स्विच को. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. आईडीआरबीटी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, एंड 2004 में ये डेवलपमेंट करी गई थी. एंड 2009 में, ठीक है, 2009 में एनएफएस को ट्रांसफर कर दिया गया था टू द एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास ट्रांसफर कर दिया गया था. सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंटर ऑपरेबिलिटी होनी चाहिए सभी एटीएम्स की. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बर्डन भी कम होगा इंडिविजुअल बैंक्स के ऊपर अगर हम देखें, और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो होगा वो भी एक्सपेंड होगा. सो एनएफएस इज नाउ ऑपरेटेड बाय द एनपीसीए, एंड ये इंटरऑपरेबल एटीएम नेटवर्क है. अगर इंटरनेट्स की बात करें तो 1200 से ज़्यादा इसके मेंबर हैं. कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज, फंड ट्रांसफर, ऐसी ट्रांजेक्शंस यहाँ पर की जा सकती है, राइट. दोज ट्रांजेक्शंस कैन बी डन. सो दीज आर द बेनिफिट. तो आप किसी भी एटीएम को आप नेशनल वाइड इस्तेमाल कर सकते हो. इम्प्रूव्ड एक्सेस हो गया है रूरल एरियाज में, रियल टाइम एंड सिक्योर ट्रांजेक्शंस होती हैं. सो दीज आर द benefits related to it. Clear है चीज? So answer is option C. Option C is the correct answer. Now the last question for today video, it says, following the liberalization period, a network framework was established to deal with the corporate insolvency and preserve economic value by enabling speedy resolution of the stressed assets. This comprehensive code has been a cornerstone of the reform process in the post-global financial crisis era. What is this framework known as? DRT कहते हैं, Asset Reconstruction Fund कहते हैं, IBC कहते हैं, या NARCL कहते हैं. देखो, DRT को सेटअप किया गया था नरसिम्हम कमेटी 1 की रिकमेंडेशंस के द्वारा, तो वो तो बहुत पहले की बात है, जीएफसी के बाद की बात तो है ही नहीं है. सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है. तो 20 लाख या 20 लाख प्लस के जो केसेस होते हैं वो जाते हैं डीआरटी में, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, राइट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द एआरएफ का प्रपोजल भी नरसिम्हम कमेटी 1 ने दिया था, एंड बट दैट वाज बेसिकली नेवर इंप्लीमेंटेड इन दैट फॉर्म. उस फॉर्म में इंप्लीमेंट नहीं हुआ वो कभी भी, ठीक है. सो दैट इज आल्सो नॉट द आंसर. इफ वी लुक एट द ऑप्शन सी, तो आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, एब्सोल्युटली दैट्स द राइट आंसर. तो इसमें कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन जो आपके पास होता है, प्रोसेस होता है, उसको चलाया जाता है. सीआईआरपी को, पीआईआरपी को चलाया जाता है, राइट. पीआईआरपी होता है एमएसएमई के लिए, सीआईआरपी होता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के लिए, राइट. एनएआरसीएल की बात करें तो वो स्पेसिफिक एंटिटी है, एक बैड बैंक है जिसको बेसिकली सेटअप किया गया है सो एज टू मैनेज द स्ट्रेस्ड एसेट्स. लेकिन जो ओवरआर्चिंग लीगल फ्रेमवर्क है वो सारा का सारा प्रोसेस किसमें, आईबीसी के तहत है. सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. तो द क्वेश्चन नंबर 16, इट सेज अ पब्लिक सेक्टर बैंक इज डेजिग्नेटेड एज व्हाट, एज द लीड बैंक, राइट. तो एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जिनको डेजिग्नेट किया गया है लीड बैंक की तरह फॉर अ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट अंडर अ स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय अंडर द 1969. This role requires the bank to go beyond its normal operations and act as a coordinator. What is the fundamental objective
of the lead bank scheme and the primary role of the designated bank. सो सबसे पहले लीड बैंक स्कीम को इन डिटेल समझते हैं कि लीड बैंक स्कीम क्या थी क्या एक्चुअल में। तो 1969 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाडगिल कमेटी की रिकमेंडेशंस के बेस पर एंड फर्दर जिनको डेवलप किया गया था बाय द नरसिम्हम कमेटी, उनकी रिकमेंडेशंस के बेस पर बेसिकली क्या किया गया, the lead bank scheme was introduced, right? And for the main aim क्या था, that we want to promote the banking and credit facilities कहाँ पर, रूरल एरियाज में जो बैकवर्ड रीजन्स हैं वहां पर, ताकि जो बैंक्स के एफर्ट्स हैं उनको बेसिकली कोऑर्डिनेट किया जा सके एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया जा सके, इसके लिए लीड बैंक स्कीम आई थी, राइट? एंड ये इंप्लीमेंट हुई थी आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ द 14 मेजर बैंक्स, ताकि जो एक क्रेडिट डिलीवरी है वो टारगेटेड एरिया के हिसाब से हो पाए एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा बेटर वे में हो पाए, ठीक है? तो लीड बैंक जो होता है वो एक डेजिग्नेटेड कमर्शियल बैंक होता है जो कि एक लीडर की तरह एक्ट करेगा उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एंड वो रिस्पॉन्सिबल होगा, लाइक दैट विल बी कन्वीनिंग द डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग्स एंड साथ के साथ जो क्रेडिट प्लान है वो भी प्रिपेयर करेगा, मॉनिटर करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन को, और डेट विल बी फैसिलिटेटिंग द सिनर्जी, यानी कि ए 1+1=3, राइट? सिनर्जी की तरह एक्ट करेगा। एंड सेकंड इसमें फैक्टर जो है डेट्स रिलेटेड टू डीएलसी। डीएलसी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, ठीक है? इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में वी आर हैविंग द फ्यू थिंग्स, लेट मी डिस्कस। इफ वी टॉक अबाउट द डीएलसी, तो डीएलसी के केस में वन आई एम हैविंग द डीसीसी, अदर आई एम हैविंग द डीएलआरसी एंड थर्ड जो है दैट्स द बीएलबीसी। So if we are talking about the DCC, that is a District Consultative Committee, तो ये चेयर की जाती है किसके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा, यानी कि डीसी चेयर करता है डीसीसी को एंड रिव्यू करता है बैंकिंग परफॉर्मेंस को, क्रेडिट डिलीवरी को। इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डीएलआरसी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी, ठीक है? तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन को, गवर्नमेंट स्कीम्स को क्या करती है? रिव्यू करती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बीएलबीसी, दैट इज ब्लॉक लेवल बैंकर्स कमेटी, तो ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोऑर्डिनेशन करती है, लाइक जो भी फील्ड लेवल बैंक्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करती है, राइट? सो दैट्स द मेन पार्ट। सो अभी क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखते हैं। टू मोनोपोलाइज द लेंडिंग एक्टिविटी in the district, thereby reducing the competition and streamlining the credit flow. To act as a leader in the coordinating efforts for all the credit institutions within the district to enhance the credit flow to agriculture and the micro small enterprises. And further, the third one, it says to exclusively serve the rural population of the district, similar to the function of a regional rural bank, to focus entirely on foreign trade and foreign exchange business for corporations located within the district. सो करेक्ट आंसर जो है वो है कि लीड बैंक स्कीम मेन एनविसेज करती है किस चीज को लेकर के, कि लीड रोल दिया जाएगा इंडिविजुअल बैंक को अंडर द अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट्स एंड लीड बैंक लीडर की तरह एक्ट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के बीच में जो भी उनको डिस्ट्रिक्ट्स अलॉट किए गए हैं, ताकि जो क्रेडिट फ्लो है टारगेटेड वे में इंक्रीज किया जा सके। सो आंसर इज ऑप्शन बी इन दिस सिनेरियो, राइट? नाउ लेट्स मूव फर्दर टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 17. इट सेज द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, the Indian financial system is composed of both formal and informal sectors, each with distinct characteristics. The informal system includes entities like money lenders and the pawnbrokers, operates very differently from the regulated formal system. Which of the following is a defining feature? तो क्या defining feature है informal financial system का, that we need to tell. So first one, it says it characterized by a high degree of regulation and supervision. तो क्या इनफॉर्मल सिस्टम में रेगुलेशन एंड सुपरविजन है? वो तो है ही नहीं है, वो तो बेसिकली कमी है उस चीज की, ठीक है? जो फॉर्मल सिस्टम है वहां पर है रेगुलेशन, इनफॉर्मल सिस्टम में तो रेगुलेशन सुपरविजन है ही नहीं है, सो दैट्स नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी सेज इट हैज स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स। क्या स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स होते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर्स होते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है, राइट? एंड दैट्स द मेन थिंग, सो ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी इट सेज इट इज एक्सटेंशन ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर characterized by a lack of regulation and unstructured procedures, absolutely correct। तो ये एक आपके पास कमी रहती है, दैट्स द मेन थिंग, कि आपके पास इनफॉर्मल सिस्टम में कमी पेशी रहेगी, जो आपका सिस्टम है वो अनस्ट्रक्चर्ड होगा एंड यहाँ पर रेगुलेशन एंड सुपरविजन की भी कमी होती है। एंड फॉर द ऑप्शन डी इट सेज इट फॉर्म्स अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी बाय फैसिलिटेटिंग द एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये तो फॉर्मल सिस्टम का काम है, नॉट रिलेटेड टू दैट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 18, that's related to the Indian banking structure. The government recently announced the creation of a bad bank structure to resolve stressed assets from the banking system. The structure is a two-tiered entity involving an asset reconstruction company and an asset management company.
what are these two entities and what is the mandated ownership structured by the primary asset reconstruction company. ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है उनके बारे में वी नीड टू टेल प्रेफरेबली कि हाउ इट इज बीइंग डन. अब देखो, ये कामकाज ना एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का नसीमन कमेटी वन के टाइम से शुरू हो गया था कि बैड बैंक्स जो आपके लोन है वो खराब हो रहे हैं. लेकिन ये जो कंसेप्ट था रिलेटेड टू NARCL एंड ऑल, राइट, बैड बैंक से रिलेटेड जो कंसेप्ट था वो बाद में आया था. दैट वाज बेसिकली देयर आफ्टर. ठीक है, तो NARCL के बारे में समझते हैं सबसे पहले कि NARCL क्या है. तो NARCL फुल फॉर्म क्या है इसकी? दिस इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड. नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड 2021 में इसको किया गया था इस्टेब्लिश. पर्पस क्या था कि NARCL विल बी एक्टिंग एज अ बैड बैंक, कि ये बैड बैंक की तरह एक्ट करेगा एंड जो भी एग्रीगेटिंग जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं प्राइमरी जो NPA हैं उनको ये परचेज कर लेगा. सो इट विल बी डूइंग व्हाट? इट विल बी बाइंग द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैंक की बुक्स में है उनको बाय कर लेगा. एंड इसकी ऑनरशिप की बात करें अगर NARCL की, तो 51% जो ऑनरशिप है, राइट, दैट इज बीइंग owned बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास इसकी ऑनरशिप है एंड रिमेनिंग जो है दैट्स बाय द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. दैट इज द मेन केस, राइट. तो जो फर्दर इसके बाद एक इंस्टीट्यूट एक और जानी जरूरी, दैट्स IDRCL. IDRCL, इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड. सो मेन पर्पस क्या है कि ये एसेट रेजोल्यूशन आर्म की तरह एक्ट करेगी. किसकी तरह? लेट मी राइट हेयर, एसेट रेजोल्यूशन आर्म. मतलब क्या है कि जो भी लोन लिए गए हैं NARCL की तरफ से, उनका रेजोल्यूशन कौन करेगा? उनका रेजोल्यूशन ये IDRCL करेगा. ठीक है, सो प्राइमरी जो ओनरशिप की बात करें, इट इज बीइंग ओन्ड बाय द प्राइवेट बैंक्स. ओनरशिप इज विद द प्राइवेट बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनके पास ओनरशिप है. अब NARCL अपने लोन्स को, बैड लोन्स को ट्रांसफर कर देगी IDRCL के पास, सो एज फॉर रिकवरी एंड रेजोल्यूशन पर्पसेस. एंड ये फी बेस्ड मॉडल के ऊपर काम करते हैं, यानी कि जो कोई भी लोन इसके बुक्स में आएंगे उसके लिए ये एक फीस चार्ज करेगी एंड उसके लिए अर्निंग, अगर कोई रेजोल्यूशन होता है तो उसके लिए ये सक्सेसफुल अर्निंग रेजोल्यूशन के लिए फीस चार्ज करेगी, राइट. सो NARCL अल्टीमेटली परचेज करेगा बैड एसेट्स को फ्रॉम द बैंक्स एंड उस केस में वो 15% पे कर देगा अपफ्रंट कैश में. यानी कि जब भी NARCL परचेज करेगा लोन्स को तो 15% तो ये अपफ्रंट पे कर देगा, राइट. एंड बाकी का जो 85% है वो किस फॉर्म में करेगा? वो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की फॉर्म में करेगा. अब ठीक है, वो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स की फॉर्म में करेगा एंड दोज आर बीइंग गारंटीड बाय द गवर्नमेंट. एंड IDRCL जो है वो बेसिकली उन एसेट्स को टेक ओवर कर लेगा रेजोल्यूशन करने के लिए, उनका रिकवरी करने के लिए. अब अलग अलग तरीके हैं, लेट से एसेट रिकंस्ट्रक्शन करनी है या आपके लिए वन टाइम सेटलमेंट करनी है, सेल करना है, रीस्ट्रक्चर करना है. अब रेजोल्यूशन के बाद जो रिकवरी आएगी पैसे से, दैट विल बेसिकली यूज टू रिडीम द सिक्योरिटी रिसिप्ट्स एंड जो सरप्लस होएगा, जो भी बेसिकली कमी पेशी लॉस है, वो उसके हिसाब से एब्जॉर्ब हो जाएगा. दैट्स द मेन थिंग, राइट. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सोवरेन गारंटी देगी इस पर्पस के लिए. उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोवरेन गारंटी दी 30,600 करोड़ की 5 साल के लिए, राइट. यानी कि 85% ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स जो कि इशू की जाएंगी NARCL के द्वारा, उनके लिए गारंटी दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सोवरेन गारंटी दी है, राइट. ये बेसिकली एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगी लोगों के बीच में जो सिक्योरिटी रिसिप्ट्स को परचेज करेंगे. ठीक है जी, सिंपल सा फंडा है. अब कुछ एक अपडेट्स आए हैं. अब NARCL बेसिकली ने 2025 तक 85,000 करोड़ 85,000 करोड़ तक के जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको एक्वायर कर चुके हैं अब तक, राइट. एंड बहुत सी चीजों की इन्होंने रेजोल्यूशन एक्टिविटी जो है वो ऑनगोइंग भी है. उसमें से रिलायंस कैपिटल, IL एंड FS जो है, दोज आर बेसिकली गोइंग ऑन. अब देखो, कुछ एक रिकवरी सी जो थी वो काफी मॉडेस्ट थी, लेकिन मार्केट कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ा है, राइट. दैट्स द मेन थिंग. ठीक है, अभी ऑप्शंस को देखते हैं. सो ऑप्शन वन इट सेज द एंटिटीज आर NABFID एंड IDRCL. NABFID है क्या एंटिटी जो है? नो. NABFID जो है वो एक DFI है. NABFID इज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर. वो बैड बैंक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है. इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी, it says the entities are NARCL and IDRCL with public sector banks maintaining 51% of the ownership in NARCL. Absolutely correct. अभी हमने इसी के बारे में बात की है सारी की सारी. ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. थर्ड इट सेज द एंटिटीज आर CCIL. CCIL क्या है?
वो तो इंडस्ट्री सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट के लिए, राइट? वो स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है. सो ऑप्शन सी इज आल्सो नॉट करेक्ट. एंड द एंटिटीज आर IDRCL and ARF, so that's also not the correct answer, so that is also not right. Now let's move toward the next question, number 19. It says, as a part of the post 1991 liberalization, scheduled commercial banks were granted significantly more operational autonomy. One of the major changes was the removal of a restrictive policy that previously controlled the physically expansion in banks. And what was the policy that was abolished for the banks that met required prudential norms? Option 1, it says the policy of regulated interest rates on deposits and advances. देखो, जो डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो एक सेपरेट रिफॉर्म है जिसने अलाउ किया कि रेट्स जो थी वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा डेवलप होंगी. बट इस केस में इसको कोई भी लेने देना नहीं है. ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी, इट सेज द ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी. तो एक्चुअल में की रिकमेंडेशन थी ये किसके द्वारा? नरसिम्हम कमेटी वन के द्वारा. तो आई एम राइटिंग नरसिम्हम कमेटी वन ने ये रिकमेंडेशन दी थी दैट्स रिलेटेड टू एबॉलिशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी. एंड फर्दर फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन दिया गया था. बैंक्स को एक फ्रीडम दी गई थी कि वो नए ब्रांचेस को ओपन कर सकते हैं, अपने एक्सटेंशन काउंटर्स को अपडेट कर सकते हैं विदाउट प्रायर अप्रूवल. कि बाद में उनको पहले कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर वो कुछ एक क्राइटेरिया जो है उनको मीटअप करते हैं तो उस केस में उनको फ्रीडम दी गई है. दैट वाज द केस, राइट? सो यहां पर आंसर क्या रहेगा? आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अ ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी. ठीक है. तो ये बेसिकली ऑपरेशनल फ्रीडम दी गई बैंक्स को. मार्केट ड्रिवन एक्सपेंशन दिया गया कि बैंक्स जो है उनको परमिट किया गया आप नई ब्रांचेस ओपन कर सकते हो, ऑफिस को रिलोकेट कर सकते हो, एक्सटेंशन काउंटर को अपडेट कर सकते हो, आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए. अगर आप CAR की नॉर्म्स एंड प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स को मानते हो तो, राइट? ये चीज कही गई थी. सो ऑप्शन ए इज बी इज एक्चुअली द राइट आंसर. एंड इसी रिगार्ड में अगर हम आरबीआई की करंट गाइडलाइंस की बात करते हैं तो आरबीआई स्टिल अलाउ करता है डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, जिसमें आरआर भी शामिल नहीं है, कि वो ओपन कर सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं ब्रांचेस जो भी Tier 2 से लेकर के Tier 6 सेंटर्स में है एंड रूरल सेमी अर्बन एरियाज में है. वहां पर आरबीआई के अप्रूवल की पहले जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड जो ब्रांच ऑथराइजेशन पॉलिसी है वो बेसिकली फ्रीली ऑपरेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि वो आप फाइनेंशियल साउंडनेस मेंटेन की हुई है आपने, एंड आप फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो ऑब्लिगेशन है उनको अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आप डेफिनेटली चीजें कर सकते हो. कोई उसमें इश्यूज नहीं है. ठीक है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इट्स रिलेटेड टू द इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर. A corporate client needs to make a high value payment of rupees 5 lakh that must be settled individually and immediately without being bundled with other transactions. In contrast, an individual wants to send rupees 10,000 to a relative, where settlement speed is important but can occur in batches. Which electronic payment system are more appropriate for the corporate client and the individual client respectively? अब जहां पर हमें चाहिए एक साथ के साथ सेटलमेंट हो जाए, वहां पर नेफ्ट तो नहीं कर सकते ना. अल्दो नेफ्ट की जा सकती है बट वहां पर क्या जाएगा? नेटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होगी. इन केस ऑफ NEFT, netting of transaction is being done, but in case of RTGS ग्रॉस सेटलमेंट होती है. तो डेफिनेटली अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू तो ऑप्शन ए तो काम नहीं करने वाली है, राइट? बिकॉज प्राइमरी यूज केस चेंज हो जाएगा. ऑप्शन बी की बात करें कि कॉर्पोरेट जो आरटीजीएस का इस्तेमाल करेगा. अब डेफिनेटली अगर 2 लाख या उससे ज्यादा का अमाउंट है तो आप आरटीजीएस कर सकते हो. एंड हर एक सिंगल आरटीजीएस जो 1-to-1 ट्रांजेक्शन सेटलमेंट होती है, सो दैट विल बी लाइक ऑलमोस्ट रियल टाइम सेटलमेंट एंड ग्रॉस बेस्ड सेटलमेंट होगी. तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट वाला तो आरटीजीएस यूज करेगा. इंडिविजुअल पर्सन जो है दैट कैन बी गोइंग फॉर द NEFT. वो NEFT का इस्तेमाल भी कर सकता है, राइट? NEFT बेसिकली नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है जिसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है. एंड 48 हाफ आवरली बैचेस आर देयर. कितने बैचेस है? देयर आर 48 हाफ आवरली बैचेस. क्लियर है चीज? So definitely option B fits the best. So option B will be the correct answer. Option C कह रहा है that both should be using the ECS debit for efficient settlement. देखो, ECS होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, एक बल्क पेमेंट सिस्टम होता है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने के लिए. लाइक अगर आपने एक बैंक अकाउंट से मल्टीपल अकाउंट्स में पैसे डालने हैं, मल्टीपल अकाउंट से एक अकाउंट में पैसे डालने हैं, उसके लिए आप यूज करते हो ECS का. अब इसमें बात की गई है ECS
डेबिट के बारे में। अब ईसीएस डेबिट के केस में क्या होता है, ये पेमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए यूज होता है। लाइक लेट्स ए केस एयरटेल है, अब एयरटेल के यूजर्स हैं, वो सभी एयरटेल के एक ही अकाउंट में पैसे डालेंगे, तो उसके लिए बेसिकली अगर मैंडेट दिया हुआ है यूजर्स ने कि हाँ इसी अकाउंट में पैसे डालने हैं, तो हम ईसीएस डेबिट का इस्तेमाल करेंगे। ईसीएस डेबिट मतलब मल्टीपल अकाउंट्स डेबिट एंड सिंगल अकाउंट क्रेडिट, राइट। तो दैट इज ईसीएस डेबिट। जैसे यूटिलिटी बिल पेमेंट्स के लिए, लोन ईएमआई कलेक्शन के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम कलेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर भी टॉक अबाउट द ईसीएस क्रेडिट, उसका मतलब होता है सिंगल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। जैसे मान लो किसी कंपनी ने डिविडेंड पे करना है, राइट, तो उसके केस में ईसीएस क्रेडिट का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। So definitely that is not going to be the use case for this scenario. And the fourth one, it's related to that we are going to use the IMPS. अब IMPS इज इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट, वो 24/7 रियल टाइम सेटलमेंट होती है। एनईएफटी भी 24/7 चलती है। लेकिन इंपॉर्टेंटली समझो, राइट, जो आरटीजीएस है दैट इज डिजाइन फॉर द लार्ज वैल्यू रियल टाइम सेटलमेंट फॉर द कॉर्पोरेट क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, राइट। सो उसके लिए आईएमपीएस नहीं है। आईएमपीएस इज काइंड ऑफ रिटेल यूजर सेटलमेंट सिस्टम वी कैन से, ठीक है। तो आईएमपीएस यहाँ पर आंसर नहीं रहेगा, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन ना कई बार पूछा जाता है कि आईएमपीएस के केस में लिमिट क्या है, बिकॉज बहुत से पर्सन कहते हैं कि आईएमपीएस की लिमिट 2 लाख की। ऐसा नहीं है। पहले ये लिमिट 2 लाख की होती थी 2023 में, लेकिन 2025 के हिसाब से अगर देखें, 2023 में एक्चुअल में अपडेट हो गई थी ये, तो ये 5 लाख की लिमिट है। सो पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन के लिए, पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजेक्शन के लिए, बिजनेस पेमेंट के लिए यू कैन बी यूजिंग द आईएमपीएस। इसमें भी बेसिकली आपकी सेटलमेंट होती है, रियल टाइम सेटलमेंट होती है, राइट। एंड इसमें इट सपोर्ट्स मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, एसएमएस, बैंक ब्रांचेस के थ्रू आप ये सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो। दैट कैन बी डन, राइट। So now let's move to the next question. It's related to the Indian financial system. So it says the post-independence era, that is 1947 to 1991, saw the establishment of several development financial institutions to provide the long-term capital to specific sectors of the economy. Right, ये चीज थी. Which of the following DFIs were established during this period to cater to housing and small-scale industry sector? तो हाउसिंग को लेकर के एंड स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री सेक्टर्स है उनको लेकर के कौन सी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो सामने आई, उनके बारे में वी नीड टू टेल। अब डीएफआई जो होती है दैट्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के दौरान मेजर अलग अलग ऑब्जेक्टिव थे। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी प्रमोट करना था, प्रायोरिटी सेक्टर को भी सपोर्ट करना था, मार्केट गैप्स को फिल करना था। सो बहुत सी इंस्टीट्यूशंस आई थी। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया छोटा सा दे देता हूँ उनके बारे में, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। लाइक आईएफसीआई। अब आईएफसीआई क्या है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, एंड ये आई थी 1948 में, राइट। एंड ये फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस। देन एक थी एसएफसी। एसएफसी स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये आई थी 1951 में, ताकि जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं स्टेट लेवल के ऊपर, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेज एट स्टेट लेवल, उनको डील किया जा सके। देन इट वाज आईसीआईसीआई, दैट इज इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आया था 1955 में, राइट। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए यूज किया गया इसको। देन आईडीबीआई। नाउ आईडीबीआई का नेम तो डेफिनेटली आपने सुना होगा, इट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इट केम इन 1964, राइट। सो ये एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है फॉर इंडस्ट्री फाइनेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द डीएफआईस, राइट। देन इट इज यूटीआई, दैट इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, 1964 अगेन, ताकि जो सेविंग्स है उसको मोबिलाइज किया जा सके, राइट, उससे रिलेटेड। फर्दर एक्सिम बैंक। नाउ एक्सिम बैंक इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये आया था 1982 में। इसी तरह से नाबार्ड है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। इट आल्सो केम इन 1982। फर्दर वी आर हैविंग एनएचबी, दैट केम इन 1988, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ये 1988 में आया। एंड वी हैविंग द सिडबी, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इट केम इन 1990, ये भी एमएसएमई फाइनेंस एंड डेवलपमेंट के लिए आया था, राइट। सो दैट वाज द केस। अब डीएफआईस की जरूरत क्यों पड़ी? अब देखो, इस पर्टिकुलर इरा में अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, कमर्शियल बैंक्स का फोकस जो था वो शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल के ऊपर था। तो कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर डेवलप्ड था। सो लॉन्ग जेस्टेशन के प्रोजेक्ट होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, एंड इंडस्ट्री को
डेफिनेटली पेशेंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सो गवर्नमेंट ने ज़्यादा एम किया, फोकस किया कि भाई लॉन्ग टर्म के ऊपर खेलते हैं, राइट? दैट वाज द मेन केस। ठीक है, अभी ऑप्शंस को देखते हैं, यू विल बी फाइंडिंग योर आंसर्स देयर। सो नेशनल हाउसिंग बोर्ड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया and Export Import Bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development. Further, Life Insurance Corporation and Industrial Finance Corporation of India and National Bank for Financial Infrastructure and Development and Bombay Stock Exchange. So, what will be the correct answer in this case? It is option A. It is option A. क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया था, वी वर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि स्मॉल इंडस्ट्रीज जो डेवलपमेंट बैंक है एंड फर्दर जो एनएचबी है, ठीक है, वही इंस्टीट्यूशन है जो स्पेसिफिक सेक्टर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड कर रही थी रिलेटेड टू हाउसिंग एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो एनएचबी जो है दैट इज रिलेटेड टू हाउसिंग एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिलेटेड हो गया सिडबी, राइट, जो 1990 में आया। सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज इट्स रिलेटेड टू द इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर। An urban cooperative bank, UCB, wishes to voluntarily convert into a small finance bank. According to the Reserve Bank of India guidelines, for such a transition, there are specific initial capital requirements and timeline to meet the standard SFB capital norm. What is the initial net worth requirement for a UCB to convert, and by when must it reach the full SFB capital level? देखो, अगर एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वॉलेंटरली कन्वर्ट होना चाहता है ना एसएफबी में, तो उसके केस में मिनिमम जो नेटवर्थ चाहिए दैट इज 100 CR। कितना चाहिए नेटवर्थ? 100 CR का नेटवर्थ चाहिए रहेगा एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन अप्रूवल। एंड फर्दर इस 100 करोड़ को लेके जाना कहां तक? 200 करोड़ तक लेके जाना है, राइट? जो कन्वर्टेड यूसीबी है उसको अपनी नेटवर्थ को 200 करोड़ तक लेके जाना पड़ेगा विद इन 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 साल के टाइम पीरियड में उसे 200 करोड़ तक पहुंचना पड़ेगा। अब ये जो नॉर्म्स हैं वो बेसिकली आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस दी गई थी ऑन वॉलंटरी ट्रांसलेशन ऑफ द प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, जो 2021 में गाइडलाइंस दी गई थी। उसके साथ एंड फर्दर उसके बाद कोई भी चेंजेस में नहीं हुआ। सो कन्वर्जन के टाइम पर चाहिए 100 करोड़ एंड उसके बाद विद इन 5 ईयर्स आपको 200 करोड़ तक पहुंचना है। सो ऑप्शंस देखते हैं। इनिशियल नेटवर्थ ऑफ 200 करोड़ इज रिक्वायर्ड, नो दैट्स नॉट करेक्ट। Initial net worth of 100 crore is required, which must be increased to 200 crore within 5 years from the commencement of business. That's absolutely correct. That's the correct answer over here. ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है that is the correct answer, right? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट्स रिलेटेड टू द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। A key achievement of the Narasimham Committee 1 reforms was the introduction of prudential norms to improve the health and transparency of the banking sector. One of these norms was the capital adequacy ratio, which mandates a minimum level of capital relative to bank risk exposure. What was the initial CER target set by the Reserve Bank of India in 1992, and was it successfully achieved by the public sector banks? That we need to tell, right? अभी ना नरसिम्हा कमेटी 1 के जो रिफॉर्म है सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस था 1991 में एंड कुछ एक रिकमेंडेशंस थी। पहली चीज ये कही गई थी कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को कम करना है, यानी कि सबसे पहली चीज थी डेट वाज रिलेटेड टू द ऑटोनॉमी ऑफ द बैंक्स, राइट? गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को कम करना है। सेकेंड वाज इट वाज रिलेटेड टू CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के तरफ से था कि मिनिमम आपको 8% जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो मेंटेन करनी चाहिए। एंड द थर्ड वन इट वाज रिलेटेड टू द एसेट क्लासिफिकेशन, IRAC नॉर्म्स कह लो, एसेट क्लासिफिकेशन एंड जो NPA के नॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर रेगुलेशंस दिए गए। फर्दर जो फोर्थ मेजर रिफॉर्म था डेट वाज रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ द CRR एंड SLR। अब ये फेज्ड मैनर में CRR को SLR को कम किया गया। अब देखो SLR जो थी वो तो पहले 38.25% के आसपास थी, उसको 25% तक ले आए, CRR को भी कम कर दिया। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट वन इट वाज रिलेटेड टू द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को लिमिट के बारे में अपडेट्स किए गए। फर्दर इट वाज रिलेटेड टू ब्रांच जो लाइसेंसिंग थी, ब्रांच लाइसेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट थी उसको एबॉलिश किया गया। ब्रांच लाइसेंसिंग, पहले तो लाइसेंस आपको लेने पड़े थे, उसको कम किया गया, उसको एबॉलिश किया गया। बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म किए गए, लाइक 3 tier स्ट्रक्चर बनाया गया, लार्ज इंटरनेशनल बैंक्स, नेशनल बैंक्स एंड लोकल बैंक्स। तो वी कैन से स्ट्रक्चरल फॉर्म रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो 3 tier स्ट्रक्चर बनाया गया।
Further, private and foreign banks enter हुए. So we can say that was also a big step. Entry of प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स वो एंटर हुए, राइट. एक्सपेंशन हुआ बैंकिंग सिस्टम का इंडिया में. रिहैबिलिटेशन किया गया रिलेटेड टू द वीक बैंक्स, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था ना लास्ट वीडियो में. नैरो बैंकिंग, कि आप भाई रिस्की चीज़ें मत करो, सिर्फ इजी इजी वाली चीज़ें कर लो. वो रिफॉर्म किए गए, राइट. एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंप्यूटराइजेशन को प्रमोट किया गया, ठीक है. सो वी कैन से प्रमोट किया गया किसको, कंप्यूटराइजेशन को प्रमोट किया गया. सो ये रिफॉर्म थे, ठीक है. अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. द टारगेट वॉज सेट टू बी 9% एंड इट वॉज नॉट अचीव बाय मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. दैट्स द ऑप्शन ए. एंड देखो, जो टारगेट था दैट वाज रिकमेंडेड 9% का रिकमेंड किया था नरसिम्हम कमेटी 2 ने, नॉट 1, राइट. एंड इनिशियल टारगेट जो था वो कम था. सो इट्स रॉन्ग. ऑप्शन बी कहता है टारगेट वाज 8%, एब्सोल्युटली करेक्ट. टारगेट 8% का था. ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव सक्सेसफुली अटेन्ड दिस रेशियो बाय मार्च 1996, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट. तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 24. It says a promoter group establishes a new small finance bank and holds 60% of the paid up voting equity capital at the time of commencement. RBI regulations impose a mandatory timeline for promoters to dilute their excess shareholding. According to these rules, what is the maximum percentage the promoter can hold and what is the time frame to bring the shareholding down to this level? So what is going to be the correct answer? तो सिनेरियो समझना, देखो कोई भी क्वेश्चन का आंसर करो ना, सबसे पहले सिनेरियो को समझना काफी जरूरी बन जाता है. अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि प्रमोटर ग्रुप है, स्टैब्लिश करता है नया स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड उसके पास 60% पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल की होल्डिंग है कमेंसमेंट के टाइम पर. आरबीआई रेगुलेट करता है, रेगुलेशन इंपोज कर देता है कि भाई आपको डिलीट करना अपना शेयर होल्डिंग. तो क्या परसेंटेज है, क्या चीजें उसके बारे में बताना है, राइट. सो एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट, जो प्रमोटर है वो अप टू 100% को होल्ड कर सकता है. मैं यहाँ पर लिख देता हूं. सो जब कमेंसमेंट हो रही है, बिजनेस आपका कमेंस हो रहा है, आप 100% तक की जो इक्विटी है, ठीक है, वो इक्विटी होल्ड कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. अब इसके केस में तो 60% है, वो तो परमिसिबल है, राइट. एंड डाइल्यूशन की अगर रिक्वायरमेंट करें तो मैक्सिमम जो प्रमोटर होल्डिंग अलाउड रहेगी, राइट, दैट्स बेसिकली 40%. कितने टाइम के बीच में, आफ्टर 5 years ऑफ पीरियड. यानी कि कमेंसमेंट के बाद विद इन 5 years आपको अपना जो शेयर है ना इक्विटी कैपिटल का, दैट इज टू बी रिड्यूस्ड टू 40%. वो 40% तक आपको लेकर के आना पड़ेगा, राइट. सो मान लो अगर कोई एसएफ भी अपने ऑपरेशन को स्टार्ट करती है 1 अप्रैल 2025 को एंड उसकी होल्डिंग 60% की है, राइट. तो प्रमोटर को 31 मार्च 2030 तक अपनी होल्डिंग को 40% तक रिड्यूस करना है. दैट वाज द केस. एंड मोर ओवर प्रमोटर्स को ये अलाउ नहीं किया गया, ठीक है, कि वो अपनी शेयर होल्डिंग को बेसिकली इंक्रीज कर सकते हैं, राइट. जैसे मान लो कमेंसमेंट के बाद से वो अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज नहीं कर सकते, ये चीज अलाउड नहीं है. एंड आरबीआई मॉनिटर करती है कंप्लायंस को स्ट्रिक्टली एंड पेनल्टीज भी लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो, राइट. एंड फर्दर अगर आप डाइल्यूट करते हो, लेट्स से 30% पर ले गए, 15% तक ले गए, वो मैंडेटरी नहीं है अनलेस दे बेसिकली ट्रांजिट इनटू अ यूनिवर्सल बैंक, राइट. अगर वो लिस्ट हो गया और उनको ट्रांजिट करना है यूनिवर्सल बैंक में तो बेसिकली वो कर सकते हैं डाइल्यूशन, अदरवाइज वो डाइल्यूशन मैंडेटरी नहीं है. यानी कि 40% तक यू आर टू टेक इट. सो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस हियर. तो 10 साल वाली तो गलत होगी, 3 साल वाली भी गलत होगी. सो इट इज बेसिकली इट इज टू बी ब्रॉट डाउन टू 40% विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. Next question, it says it's related to Indian financial systems. It says the Indian financial system offers various services beyond simple banking. One category of these services involve managing assets on behalf of the clients, including overseeing portfolios of stocks, bonds, and other financial products. Which type of financial services does this activity primarily fall under? बैंकिंग सर्विसेज के अंदर आता है, इंश्योरेंस सर्विसेज के अंदर आता है, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज के अंदर आता है, या फिर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अंदर आता है.
एब्सोल्यूट आंसर इज इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अंदर आता है, बॉन्ड्स को मैनेज करो, इन्वेस्टमेंट ही है ना वो। सो मोस्टली एसेट मैनेजमेंट के अंदर आता है ये, ठीक है, एंड फॉर द दैट इज द मेन एक्टिविटी वी आर लुकिंग फॉर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बैंकिंग सर्विसेज का मतलब होता है लाइक यू आर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड यू आर बेसिकली ग्रांटिंग द लोन्स, वो होता है बैंकिंग सर्विसेज, नॉट द करेक्ट आंसर। इंश्योरेंस सर्विसेज में क्या होता है, यू आर इशूइंग द पॉलिसीज या फिर इंश्योरेंस रिलेटेड रिस्क को मैनेज कर रहे हो, वो भी आंसर नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज का मतलब होता है दैट यू आर डीलिंग विद द करेंसी एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के साथ डील कर रहे हो, वो भी हमारा पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 26, it says, a financial entity is set up that operates exclusively online and does not have any physical branches. कोई physical branches नहीं है. It provides specialized financial products to its customers but does not hold a banking license itself. खुद के पास license नहीं है लेकिन financial products provide करता है. Instead, it relies on partnership arrangements with the existing regulated banks to offer its services. Now, you know what his answer is. पेमेंट बैंक तो नहीं है, पेमेंट बैंक तो डायरेक्टली लाइसेंस होता है, रेगुलेट किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ पेमेंट बैंक। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लोकल एरिया बैंक, दैट्स द सेकंड ऑप्शन। लोकल एरिया बैंक भी फिजिकल बैंक होता है जिसकी जो ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है टू अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स, दैट्स आल्सो नॉट द आंसर, क्योंकि ये तो बोला इन्होंने कोई फिजिकल ब्रांच है ही नहीं है। Third, it says a neo bank, that's a digital only bank. Absolutely the right answer. Neo bank और digital only bank जो होते हैं वो entities होते हैं which are not regulated by the Reserve Bank of India. इनके टाई अप अरेंजमेंट होते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रेगुलेटेड बैंक है उनके पास, एंड उनके थ्रू ही ये सर्विसेज ऑफर करते हैं टू देयर कस्टमर्स, राइट। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है जी। फिनटेक फर्म के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट। तो नियो बैंक जो है वो फिनटेक का ही टाइप है, मोस्ट स्पेसिफिक टर्म फॉर इट्स ऑपरेशनल मॉडल, राइट, दैट्स डिजिटल ओनली, नो लाइसेंस, रिलायंस ऑन पार्टनर समथिंग, राइट। सो दैट्स बेसिकली द ऑप्शन सी ओनली व्हिच इज अ परफेक्ट आंसर। चलिए अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। इट सेज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा सेवरल एथनिक इंडियन बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, which of the following banks were founded during the late 19th and early 20th century as part of this movement? Bank of Hindustan and General Bank of India, State Bank of India and its associate banks, Bank of Calcutta, Bank of Bombay, Bank of Madras, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, विच वन इज द आंसर? डेफिनेटली जो 1990s में आए हैं आपने ये तो सुने नहीं होंगे, फिर भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो फिर भी सुनने को लग रहा है, राइट। दैट वाज फॉर्म्ड इन 1955। यहाँ पर जो आपको दिया गया ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये आया था 1955 में, राइट, एसबीआई एक्ट के थ्रू। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1955 थ्रू द नेशनलाइजेशन ऑफ द इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक को नेशनलाइज किया था, ये तो आंसर नहीं है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बैंक ऑफ हिंदुस्तान एंड जनरल बैंक ऑफ इंडिया, इनको स्टैब्लिश किया गया था 1770 में, बैंक ऑफ हिंदुस्तान को, और जो जनरल बैंक ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश इन 1786, राइट, जो प्री डेटेड है, राइट, मतलब उससे पहले का ही बात है, तो ये भी आंसर नहीं है। इफ यू लुक एट द ऑप्शन सी, दैट्स अ बैंक ऑफ कलकत्ता, दीज वर द प्रेसिडेंसी बैंक्स, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, राइट। ये अर्ली जो ब्रिटिश इरा था ना तब आए थे बैंक, तो दैट इज आल्सो नॉट द आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है, राइट। सो विच इज रेफरेंस टू द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। सो एक्सप्लिसिटली जो पंजाब नेशनल बैंक है ये कब आया था, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1874, राइट। एंड जो बैंक ऑफ इंडिया कैनरा बैंक है दैट वाज बेसिकली 1906, and if we talk about the Bank of Baroda, it was in 1908, right? So that was the case. So now let's move to the next question, number 28. RBI announced the introduction of its own digital currency, CBDC, that is Central Bank Digital Currency, in the Union Budget 2022-2023. Digital rupee is expected to bring several benefits to the economy and the financial system. Which of the following is established or described as a key benefit of adopting the digital rupee? तो डिजिटल रुपी को अडॉप्ट करने का क्या की बेनिफिट होने वाला है उसी के बारे में हमने यहाँ पर बताना है। देखो आरबीआई ने डेफिनेटली ऑफिशियली अनाउंस किया था सीबीडीसी को, ठीक है, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अनाउंस किया था, एंड अनाउंसमेंट की गई थी यूनियन बजट 2022-2023 में, एंड इसकी इंप्लीमेंटेशन किसके अंदर की गई थी, फाइनेंस बिल 2022 में अमेंडमेंट आई थी, एंड फर्दर सेक्शन 22 जो है आरबीआई का उसके अंदर इसको बेसिकली लेकर आया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था मेजरली कि एक डिजिटल वर्जन रुपी का इशू करना है जिसको डिजिटल रुपी कहेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, विल बी सेइंग टू बी ई रुपी, विल बी सेइंग इट टू बी ई रुपी,
एंड इसमें सीबीडीसी की दो तरह की टाइप थी। सीबीडीसी, सीबीडीसी, राइट, इसकी दो तरह की टाइप थी। सीबीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेडी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो एक तो था सीबीडीसी आर और दूसरा था सीबीडीसी डब्ल्यू। आर इज फॉर रिटेल, डब्ल्यू इज फॉर होलसेल। यानी कि जो डिजिटल करेंसी आपकी रहेगी फॉर द जनरल पब्लिक, फॉर जनरल पब्लिक, राइट, इंडिविजुअल के लिए, बिजनेस के लिए, रिटेल पेमेंट्स के लिए, वॉलेट्स के लिए, वो रहेगा सीबीडीसी आर। और विच इज बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड टू द बिजनेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओनली, इंटरबैंक सेटलमेंट के लिए, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और वी कैन से फॉर इंटरबैंक सेटलमेंट, इंटरबैंक सेटलमेंट के लिए वो है सीबीडीसी डब्ल्यू, राइट। और सीबीडीसी डब्ल्यू को लॉन्च किया गया था 2022 नवंबर में, सीबीडीसी आर को लॉन्च किया था 2022 दिसंबर में, दैट इज द केस, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि क्या बेनिफिट है। इट विल इंक्रीज द नीड फॉर द फिजिकल कैश। तो क्या फिजिकल कैश की नीड बढ़ जाएगी इसके साथ? नो। डिजिटल करेंसी के साथ तो बेसिकली हम जो कैश की रिक्वायरमेंट है उसको और कम करना चाहते हैं। सो दैट इज द मेन थिंग ना, कि हम रिलायंस, जो अपनी हमारी रिलायंस है, कि हम रिलाई कर रहे हैं फिजिकल कैश के ऊपर, उसको कम करना है। Second, it says it is expected to help in cross-border remittance and reduce settlement risk in financial system. Definitely that was the case. यही दो मेन बेनिफिट है कि डिजिटल रुपए के साथ हम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस को ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं और साथ के जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, और इससे जो सेटलमेंट रिस्क है वो भी कम होगा फाइनेंशियल सिस्टम में। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, राइट। इफ वी लुक एट द ऑप्शन सी, इट विल ऑपरेट एज एन अनरेगुलेटेड करेंसी। तो क्या अनरेगुलेटेड करेंसी होगी? नो, इट विल बी रेगुलेटेड करेंसी। डिजिटल रूपी सीबीडीसी का मतलब है सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है। लीगल टेंडर इशू किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, कोई अनरेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी नहीं है ये, राइट। ऑप्शन डी इट सेज it will eliminate the need for commercial banks as citizen can hold the accounts directly with the Reserve Bank of India. देखो सीबीडीसी आर्किटेक्चर वेरी कर सकता है, राइट, कि ये चीज नहीं है कि ये एलिमिनेट कर देगा। प्राइमरी बेनिफिट जो है वो बेसिकली ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी और रिस्क रिडक्शन के साथ रिलेटेड था, नॉट रिलेटेड टू दिस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। After the 1991 reforms, the Banking Companies Act was amended to allow public sector banks to raise funds from the public. However, this access to the capital market came as with the significant condition regarding the government's ownership stake. What was the crucial provision? तो क्या crucial provision थी? ऑप्शन ए कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट्स होल्डिंग वाज नॉट अलाउड टू फॉल बिलो 74% ऑफ द पेड अप कैपिटल। देखो 74% जो है, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसके बारे में, वी आर टॉकिंग अबाउट द अमेंड किया गया था, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो फंड्स को रेज कर सकता है पब्लिक से, राइट, इसके बारे में है ना ये चीज। एंड द एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट विद सिग्निफिकेंट कंडीशन, उसके बारे में है। तो 74% की जो एफडीआई लिमिट है ना, वो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड थी पोस्ट जीएफसी, गवर्नमेंट होल्डिंग से रिलेटेड लिमिट नहीं है 74% जो यहाँ पर बात की गई है। सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन होल्डिंग वाज नॉट अलाउड टू फॉल बिलो 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल। डेफिनेटली जो एक्ट है उसको अमेंड किया गया था ताकि बैंक्स को इनेबल किया जाए कि वो कैपिटल को अपने इंक्रीज कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं थ्रू द पब्लिक इशू, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग है वो 51% से नीचे नहीं जाएगी, यानी कि कंट्रोलिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी। दैट वाज ओनली सिचुएशन। ऑप्शन सी सेज द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड टू डाइवेस्ट इट्स इंटायर होल्डिंग विद इन द पीरियड ऑफ 10 years। गोल जो है वो पार्शियल प्राइवेटाइजेशन का था, कंप्लीट डाइवेस्टमेंट का नहीं था। सो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। Option D it says the RBI does not hold ownership stakes in public sector banks. The provision was about the central government holding. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है बेसिकली दैट कुड फॉल टू एनी लेवल, वो किसी भी लेवल के ऊपर गिर सकती थी। सो आरबीआई डज नॉट होल्ड ओनरशिप स्टेक, आरबीआई का कोई ओनरशिप स्टेक नहीं है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, राइट। प्रोविजन जो है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सो दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे वीडियो। The organization responsible for clearing and setting trades in critical financial markets in India was established in 2001 by the banks, financial institutions, and the primary dealers. It functions as an industry service organization for the money market, government securities, and the foreign exchange markets. What is the organization called? क्या कहते हैं उसको? एनपीसीआई कहते हैं। एनपीसीआई तो एक अम्ब्रेला बॉडी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है अम्ब्रेला बॉडी है, जितने भी रिटेल पेमेंट के सिस्टम्स हैं वो सब इसके अंदर आते हैं।
चाहे यूपीआई ले लो, आईएमपीएस ले लो, ठीक है, सभी के सभी इसके अंडर ऑपरेट करते हैं, राइट? सो दैट्स बेसिकली नॉट द करेक्ट आंसर। आरबीआई है क्या? देखो आरबीआई सेंट्रल बैंक का रेगुलेटर है, एंड फॉर द वो तो 1935 के बाद 1935 में ही आ गया था, तो दैट्स इवन नॉट द राइट आंसर। ऑप्शन सी की बात करें, सीसीआईएल, दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यस, सीसीआईएल यानी कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को 2001 में स्टैब्लिश किया गया था बैंक्स के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, प्राइवेट डीलर्स के द्वारा, सो दैट इट कैन फंक्शन एज अ इंडस्ट्री सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ताकि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की जा सके रिलेटेड टू मनी मार्केट्स, related to government securities, related to foreign exchange securities and markets. So option C is absolutely correct. And is it NSDL? NSDL तो सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है, जो कि हम डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में सिक्योरिटीज को रखते हैं वहां पर, वो कोई क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का काम नहीं करती है, राइट? सो ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट। सो वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन, एंड टुडे द क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर, इट्स रिलेटेड टू द डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीएफआई से रिलेटेड है। अ लार्ज स्केल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग specialized in heavy industry requires substantial long-term funding for new infrastructure project. According to the defining characteristics of development financial institutions, which of the following best describes the primary nature and purpose of a DFI's involvement in such a scenario? So what is going to be the correct answer? Let's have a look at it. Offering short-term working capital loans and accepting the public deposits to fund the project. Focusing on maximizing profits for its shareholders by charging high interest rates of loans. Providing long-term credit for capital-intensive investment with the primary motive of serving public interest. Exclusively providing financial assistance to private sector companies to stimulate market competition. Right? तो हमने बताना है कि एक लार्ज स्केल आपके पास क्या है, अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो हैवी इंडस्ट्री से बेसिकली स्पेशलाइजेशन है उनकी, एंड उनको एक लॉन्ग टर्म फंडिंग चाहिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। और डीएफआई के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं प्राइमरी नेचर को, पर्पस ऑफ डीएफआई को इस तरह के सिनेरियो में इन्वॉल्व होने के लिए, वो क्या रहने वाला है? सो इफ वी लुक एट द ऑप्शन ए, दैट ऑफरिंग शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन्स, राइट? तो डीएफआई बेसिकली मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है। एक इनका करेक्टरिस्टिक ये है, मीडियम एंड जो लॉन्ग टर्म लोन रहेंगे ना, वो प्रोवाइड किए जाते हैं किसके द्वारा? डीएफआई के द्वारा, राइट? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। जो कैपिटल इंटेंसिव होती हैं चीजें वहां पर प्रोवाइड की जाती हैं, एंड ये पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। सो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। Option B, focusing on maximizing the profits for its shareholders by charging high interest rates on loans. Is it so? प्राइमरी मोटिव जो डीएफआई का होता है वो होता है पब्लिक इंटरेस्ट, नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी, इट सेज providing long term credit for a capital intensive investment with primary motive on serving the public interest, absolutely correct। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म आप क्रेडिट प्रोवाइड करना चाहते हो, राइट, कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट के लिए एंड हैवी इंडस्ट्री को, एंड फर्दर इनका मोटिव क्या था? पब्लिक इंटरेस्ट रेदर देन द मेकिंग द प्रॉफिट्स। ठीक है, सो एब्सोल्युटली दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, कैसा होता है क्या? डीएफआई जो होता है असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड इट सेज अ न्यूली फॉर्म्ड बैंकिंग कंपनी इन इंडिया, एक नई फॉर्म बैंकिंग कंपनी है इंडिया में, इज स्ट्रक्चरिंग इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस आउटलाइन इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। व्हाट इज अ स्पेसिफिक कंपोजिशनल रिक्वायरमेंट? ठीक है, तो कंपोजिशनल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? स्पेसिफिक कंपोजिशनल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कंसर्निंग द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ इट्स, जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके बोर्ड मेंबर्स उनके हिसाब से, एंड व्हाट इज द मैंडेटेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, और मैंडेटेड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है इसके बारे में हमने बताना है। ऑप्शन ए, इट सेज एटलीस्ट 51% ऑफ डायरेक्टर्स, कि 51% ऑफ डायरेक्टर्स जो है मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन फील्ड्स लाइक अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, एंड द कंपनी मस्ट बी मैनेज्ड बाय अ मैनेजिंग एजेंट। इज इट सो? देखो बैंकिंग कंपनी जो है वो इंप्लॉय नहीं कर सकती या फिर मैनेजिंग एजेंट के द्वारा नहीं चलाई जा सकती, तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत। ठीक है, ऑप्शन बी कहता है not less than 51% of members must possess the professional and practical experience in specified fields, and a company must be managed by a whole time chairman. Is it correct?
यस, जो सेक्शन 10 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, कौन सा सेक्शन? सेक्शन 10 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ये मैंडेट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर के कि कम से कम 51% जो होंगे उसके टोटल मेंबर्स, दोज मस्ट बी हैविंग द पर्संस प्रोफेशनल, जिनका एक्सपीरियंस रहेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहेगा रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी, बैंकिंग, कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, लॉ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्सेट्रा से होना चाहिए। एंड साथ ही साथ डेट एवरी बैंकिंग कंपनी मस्ट बी मैनेज बाय अ होल टाइम चेयरमैन, ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट रहती है। सो एब्सोल्युटली जो ऑप्शन बी है दैट इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द ऑप्शन सी? it says that the board must consist of at least two-thirds of members of profession. So two-thirds थोड़े ना 51% है. So this is also not correct. And if we look at the company can employ a director who is also the director of the other banking company, provided they have expertise in economics and it must be managed by a part-time chairman. देखो सेक्शन 16 जो है ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वो प्रोहिबिट करता है कि बैंकिंग कंपनी के पास ऐसा डायरेक्टर नहीं हो सकता जो दूसरी बैंकिंग कंपनी में भी डायरेक्टर हो. दिस इज प्रोहिबिट. सो वी कैन से दिस इज प्रोहिबिटेड, ये चीज मना है, ठीक है. तो कौन से सेक्शन में? सेक्शन 16 रेफरेंस के लिए लिख रहा हूँ, राइट. ये नहीं है कि आपको ये याद रखने, जस्ट रेफरेंस के लिए, राइट. चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 3 दैट्स रिलेटेड टू द डीएफआई. The Industrial Credit and Investment Corporation of India, that is ICICI, was established with a specific mandate that distinguished it from other DFIs of its time. What were the core objectives that guided ICICI's operations at its inception, particularly concerning the private sector? ठीक है, तो उनके बारे में बताना है. So option 8 says to nationalize private industries and provide free finance to the public sector undertakings. Second, it says to assist the creation and modernization of non-public business enterprises and to stimulate private ownership of industrial entities. बिल्कुल. देखो ऑब्जेक्टिव आईसीआईसीआई का यही था कि जो भी आपने लेट से बिजनेस एंटरप्राइजेज है नॉन पब्लिक सेक्टर में, उनको क्रिएट करना है, उनको ग्रो करना है, उनको मॉडर्नाइज करना है, एंड साथ के साथ जो प्राइवेट ओनरशिप है इंडस्ट्रियल एंटिटीज की, राइट, एंड आपने उसको स्टिमुलेट करना है और फर्दर जो एक्सपेंशन है मार्केट को एक्सपेंड भी करना है, राइट, वो एक्सपेंशन को भी आगे लेके जाना है. सो दैट वाज द केस. सो इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी हियर, to assist in creation and modernization of non-public business and to stimulate private ownership in industrial entities, that's absolutely correct. So this is going to be the correct answer over here, ठीक है. Option B is the correct answer. And further, if we look at the option A over here, कि basically nationalize करना private banks को, आईसीआईसी का ऑब्जेक्टिव जो था प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ाने का था, नेशनलाइज करने का नहीं था, राइट. सो नॉन पब्लिक सेक्टर को बढ़ाने का था. तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं है. To focus exclusively on providing short-term equipment, finance, and managing the government-owned enterprises, ऐसा भी कुछ भी नहीं था, राइट. बिकॉज जो प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट फाइनेंस था वो भी एक कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव था, लेकिन प्राइमरी फोकस जो था वो ज्यादा बड़ा था. दैट वाज रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ द न्यू इंडस्ट्रीज, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज. एंड गवर्नमेंट ऑन वन को मैनेज करने का इसका कोई ख्याल नहीं था. लेकिन हाँ, इक्विपमेंट फाइनेंस का बेसिकली मोटिव इनका शामिल था. तो वी कैन से इट्स पार्शली ट्रू बट नॉट होली ट्रू. टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डीएफआईज एंड एक्ट एज अ प्रिंसिपल एजेंसी, ऐसा भी नहीं था. कोऑर्डिनेटिंग जो काम है वो किसका फंक्शन है कोऑर्डिनेट करने का? दैट वाज रिलेटेड टू आईडीबीआई. ये जो फंक्शन है यहाँ पर दिया गया ना, ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई का फंक्शन है, राइट. चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. The Reserve Bank of India is vested with the sole authority to issue the banknotes in India. Which section of RBI Act grants this exclusive right? What provision ensures the legal standing and public trust of these notes? So यहाँ पे लिखा गया सेक्शन 24, सेक्शन 22, सेक्शन 170, सेक्शन 20 here. So which one is basically correct over here? देखो, if we look at the section 24 over here, सेक्शन 24 डील करता है विद द डिनोमिनेशन. ये डिनोमिनेशन के साथ डील करता है कि डिनोमिनेशन 1 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक की हो सकती है. जो बैंक नोट्स इशू करने का काम काज है, जो सोल राइट मिलता है, वो मिलता है सेक्शन 22 में, नॉट रिलेटेड टू सेक्शन 24, राइट. तो सेक्शन 29 जो यहाँ पर है, लेट्स से जो आगे कहता है कि ग्रांट द राइट्स एंड फर्दर सेक्शन 29 एग्जाम्स देम फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी. सेक्शन 29 रेलिवेंट नोट से वो डील करता है विद द एग्जाम्पशन फ्रॉम द स्टैंप ड्यूटी, वो सही है. लेकिन सेक्शन 24 जो वो डिनोमिनेशन से डील करता है, नॉट विद दिस. तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट.
Option B, if we look at section 22 confers the sole right to issue the banknotes, absolutely correct. Section 22 आपको देता right? And if we look at the section 26 that guarantees their legal status as legal tender, कि वो legal tender माने जाते हैं, तो legal tender जो character है currency notes का, that basically conferred under the section 26. Absolutely correct. So option जो B है, that's absolutely the right answer. फिर बात आती है ऑप्शन सी के बारे में. सेक्शन 170 gives the RBI the right to issue the currency notes. Section 20 provides the recovery of the lost notes. देखो, सेक्शन 170 का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, पहली चीज तो ये. और सेक्शन 28 जो है वो डील करता है नॉन रिकवरेबिलिटी ऑफ लॉस्ट नोट्स के बारे में. ठीक है, क्योंकि उनकी कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं रहेगी, तो अगर कोई नोट गुम जाता है तो कोई उसकी लीगल स्टैंडिंग नहीं है, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता. सो वो चीज है. सो दिस इज तो नॉट इवन ट्रू. दिस इज ट्रू. दिस इज बेसिकली दिस इज आल्सो नॉट ट्रू बिकॉज इट्स गिवन की रिकवरी कर सकते हैं, बट कि ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया. Option D here. Section 20 establishes RBI as a banker to the government, which implicitly includes the right to issue the notes. Section 175 makes them legal tender, so this is not the case. ठीक है, तो ये भी यहाँ पर सही नहीं है. जो बैंकर टू गवर्नमेंट का सेक्शन है, वो राइट जो है वो बेसिकली सेक्शन 20 में दिया गया. सेक्शन 20 किससे रिलेटेड है? आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बेसिकली सेक्शन 20 में दिया गया है. बट ये जो राइट है वो किसके अंदर दिया गया? दैट्स गिवन अंडर द सेक्शन 22. तो ये भी करेक्ट नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हियर. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5. It's again related to DFI. Imagine a MSME requires a loan of rupees 45 lakh to purchase new equipment and simultaneously needs financial support to navigate the economic disruption caused by the pandemic. Based on the direct finance loan scheme offered by the SIDBI, which specific schemes would be most appropriate to address these distinct needs? तो कौन सी needs यहाँ पर help करेंगी, उनके बारे में हमने बताना है. तो ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए हेयर स्पेसिफिकली सेज सिडबी की अलग अलग स्कीम्स है ना, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात की गई है. सिडबी मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फॉर एमएसएमईज, दैट इज स्माइल फॉर द इक्विपमेंट. सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस, सेफ फॉर द पेंडेमिक रिलीफ. ऑप्शन कह रहा है ए. इफ वी लुक एट द स्माइल स्कीम, right, the smile scheme has a minimum loan size of rupees 25 lakh for the purpose other than the इक्विपमेंट फाइनेंस. तो कम से कम 25 लाख का लोन रहेगा उस केस में, एंड 10 लाख का रहेगा इक्विपमेंट के लिए. ठीक है, लेकिन स्पीड जो रहता है, स्पीड जो स्कीम थी ना सीडबी की, डेट वाज मोर स्पेसिफिक, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. जो सेफ है वो पेंडेमिक रिलीफ के लिए सही है. सेफ इज बेसिकली गुड फॉर पेंडेमिक रिलीफ. बट इफ वी टॉक अबाउट द इक्विपमेंट, स्पेसिफिक इक्विपमेंट, देन इट विल गो विद द स्पीड. सो ऑप्शन ए वी कैन से इज नॉट परफेक्टली करेक्ट. ऑप्शन बी इट सेज that Smile Equipment Finance for the equipment purchase and the emergency response against coronavirus Safe Plus for the pandemic support. तो एसईएफ जो है उसका मिनिमम लोन अमाउंट कितना? 10 लाख रुपए का है. सो स्पीड जो है इसलिए डायरेक्ट फिट रहेगा, तो उसकी मैं आपको क्राइटेरिया बता दूंगा अभी. सेफ प्लस में लोन दिया जा सकता है 100 लाख रुपीज का, जो कि रिक्वायर्ड जितनी नीड है उससे आपका ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो लेकिन सेफ जो है वो 50 लाख तक का लोन देता है. यानी कि जो सेफ है ना, ये सेफ प्लस देता है कितने तक का लोन? 100 लाख रुपीज तक का लोन. और ये जो सेफ है ये देता है 50 लाख तक का लोन. अगर हम बात करें सेफ प्लस में, तो डेफिनेटली वहां पर भी जा सकते हैं, लेकिन सेफ ज्यादा एक वी कैन से गुड है, अच्छी चीज है, बिकॉज वो बिल्कुल फिट कर रहा है लिमिट को. क्योंकि 25 लाख यहाँ पर 45 लाख का लोन चाहिए, तो डेफिनेटली सेफ रहेगा अगर तो आपको पेंडेमिक से रिलीफ के लिए चाहिए, वो तो चीज करेक्ट है. सो सेफ प्लस की तरफ नहीं जाएंगे, राइट. एंड एससीएफ के केस में जो मिनिमम आपका लोन अमाउंट है वो 10 लाख रुपए का है. ठीक है, एंड इफ यू लुक एट द ऑप्शन सी, दैट्स इट बी लोन फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट, दैट इज स्पीड, राइट, फॉर द इक्विपमेंट एंड सेव फॉर द लोन फॉर द इमरजेंसी पर्पस. दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक हो, क्योंकि स्पीड जो है उसमें 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है इक्विपमेंट परचेज के लिए, जो कि 45 लाख की रिक्वायरमेंट को डेफिनेटली कवर कर रहा है. और सेफ के अंदर आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स जैसे था कोरोना वायरस है उसके अगेंस्ट आपको 50 लाख तक का लोन मिल सकता है. सो पेंडेमिक रिलेटेड फाइनेंशियल इश्यूज सभी की सभी चीजें यहाँ पर फिक्स हो जाती हैं. स्पीड में आपको 1 करोड़ तक का लोन मिल जाता है. जबकि इफ वी टॉक अबाउट द स्माइल, राइट, स्माइल के केस में जो लोन अमाउंट था वो बेसिकली 25 लाख तक का है. 25 लाख का बेसिकली लोन मिल रहा है इक्विपमेंट फाइनेंस. एंड
10 लाख का मिलता है आपको इक्विपमेंट के लिए, राइट? सो स्पीड ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा फॉर द इक्विपमेंट पर्पसेस. So option C is absolutely correct. If we look at the option D, that says working capital, cash credit for the equipment purchase, and SIDBI term loan assistance for rooftop solar PV panels for the pandemic relief. देखो वर्किंग कैपिटल जो है वो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होती है, कैपिटल इक्विपमेंट के लिए नहीं होती है. स्टार स्कीम स्पेसिफिकली रूफटॉप सोलर प्लांट्स के लिए है, जो इस सिनेरियो के साथ तो बिल्कुल भी सही नहीं बैठता. तो ऑप्शन सी डी इज आल्सो नॉट करेक्ट. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6. It's related to banking laws, RBI Act, and the Banking Regulation Act. A commercial bank is found to have granted a substantial unsecured loan to a firm where one of the bank's directors serves as a guarantor. तो कमर्शियल बैंक ने एक लोन कर दिया है, अनसिक्योर्ड लोन दे दिया है, वो भी उस फर्म में जहां पर बैंक का डायरेक्टर जो है वो गारंटर है. Furthermore, the bank has been holding a piece of immovable property. अब बैंक के पास एक immovable property है, not for its own use for 8 years. एक ये भी चीज है कि बैंक ने प्रॉपर्टी को होल्ड कर रखा है जो अपने खुद के पर्पस के लिए नहीं है, खुद के यूजेज के लिए नहीं है, एंड 8 साल हो गया. विच एक्ट एंड सेक्शन स्पेसिफिकली प्रोहिबिट दीज टू एक्टिविटीज. तो कौन से सेक्शंस हैं जो इन एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करते हैं करने से, और बैंक ने उनको बेसिकली कर दिया है. सेक्शन ये कह रहा है कि पहली ऑप्शन है RBI Act 1934, Section 19 prohibits the loan, and Section 9 of the Banking Regulation Act prohibits the holding of the property. देखो सेक्शन 19 जो है ना आरबीआई एक्ट का, वो बेसिकली क्या है, वो उन बिजनेसेस के बारे में बताता है जो आरबीआई नहीं कर सकता, नॉट रिलेटेड टू कमर्शियल बैंक्स. ये बेसिकली वो बताता है कि कौन से बिजनेस आरबीआई नहीं कर सकता, तो ये तो सही नहीं है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेक्शन 9, राइट, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली सही है. ठीक है कि आप किसी प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकते. सेक्शन 9 जो है ना यहाँ पर, दैट इज एक्चुअली करेक्ट. इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ. दिस इज एक्चुअली करेक्ट कि आप किसी प्रॉपर्टी को अगर आपके खुद के पर्पस के लिए नहीं है तो आप उसको 7 साल से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते, वो सही है. If we look at the option B, that the Banking Regulation Act Section 20 prohibits loan to a firm where the director is a guarantor. Absolutely correct है. Explicitly ऐसे लोन्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है जहां पर कंपनी या फर्म में डायरेक्टर जो है इंटरेस्टेड हो गारंटर की तरह या किसी पार्टनर की तरह, राइट? तो बिल्कुल सही है, सेक्शन 20 प्रोहिबिट करता है. एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर केस, राइट. सेकंड अगर बात करते हैं कि सेक्शन 9 बेसिकली रिस्ट्रिक्ट करता है सेम एक्ट का, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, कि प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करना मोर देन 7 years विदाउट एक्सटेंशन, राइट? तो वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. दैट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि सेक्शन 9 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ये कहता है कि बैंकिंग कंपनी किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, अगर वो खुद के पर्पज के लिए नहीं है, तो उसको 7 साल से ज्यादा एक्वायर करके नहीं रख सकती, राइट? चाहे ये पीरियड आगे आरबीआई की तरह एक्सटेंड किया जा सकता है. तो अगर बैंक किसी प्रॉपर्टी को बिना अपने यूज किए हुए 8 साल के लिए रखता है, सो दैट बेसिकली वायलेट दिस पर्टिकुलर प्रोविजन. तो ये प्रोविजन वायलेट होती है. तो दिस इज एक्चुअली द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट आंसर है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द अनदर वन. सेक्शन 45S प्रोहिबिट सच लोन. आरबीआई एक्ट का सेक्शन 45S, जो सेक्शन 45S है ना, वो डील करता है कि दैट्स बेसिकली रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट बाय द अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज. जो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज हैं उनके द्वारा जो एक्सेप्ट किए जाते हैं डिपॉजिट, उनके बारे में, लोन के बारे में नहीं है, राइट? एंड सेक्शन 241 भी डील नहीं करता किसी ऐसी चीज से, उसके बारे में कोई भी चीज नहीं बताई गई है. सो दिस इज रॉन्ग. एंड सेक्शन 273 आई हैव नॉट रेड सो फार, राइट? तो ऐसे सेक्शन जो होते हैं तो वो यहाँ पर हमने रीड कभी करे ही नहीं है, क्योंकि होते ही नहीं है. सो दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट. ठीक है जी, चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 इट सेज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एक्सिम बैंक, offers a variety of services to foster foreign trade. ठीक है, ताकि foreign trade बढ़े. A company plans to establish a joint venture in foreign country, right? And needs guidance for navigating international markets. Which specific functions and services of the Exim Bank directly cater to these two requirements? तो एक कंपनी बेसिकली जॉइंट वेंचर को करना चाहती है एस्टैब्लिश फॉरेन कंट्री में, एंड गाइडेंस चाहिए उनको कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे जाए. तो कौन सा फंक्शन, कौन सी सर्विस यहाँ पर सेट बैठेगी? फर्स्ट वन इट सेज प्रोवाइडिंग द रीफाइनेंस, प्रोवाइडिंग रीफाइनेंस टू अदर बैंक्स एंड ऑफरिंग द लाइंस ऑफ क्रेडिट. देखो, रीफाइनेंसिंग करना, लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करना, वो फंक्शन है एक्सिम बैंक के, लेकिन वो डायरेक्टली एड्रेस नहीं करते. जब एक कंपनी ज्वाइंट वेंचर लेकर जाना चाहती है या मार्केट एडवाइजरी चाहिए, तो वो तो बेसिकली नहीं फंक्शन मिल रहा ना यहाँ पे. तो ऑप्शन ये तो हो गया गलत. Option B it says financing machinery imports
ऑन लीज बेसिस एंड प्रोवाइड बायर्स क्रेडिट। अब देखो, मशीनरी को फाइनेंस करना लीज के ऊपर या बायर्स क्रेडिट प्रोवाइड करना वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, लेकिन जो नीड है जॉइंट वेंचर से रिलेटेड उसको कवर नहीं कर रहा। थर्ड, इट सेज प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर सेटिंग अप द जॉइंट वेंचर एंड ऑफरिंग मार्केट एडवाइजरी सर्विसेज टू इनहांस द एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज। एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट इज द चीज ना, वही तो चीज चाहिए थी यहाँ पे कि उनको तो एडवाइजरी हेल्प चाहिए थी। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है जो बिजनेस बाहर जाके जॉइंट वेंचर सेटअप करना चाहते हैं फॉरेन कंट्री में, एज अ फंक्शन ऑफ द एग्जिम बैंक दैट इज अवेलेबल ओवर देयर। और साथ के साथ एमएएस जो ग्रुप है, एमएएस ग्रुप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसी का एग्जिम बैंक का ग्रुप है, दैट्स एमएएस ग्रुप। अब एमएएस ग्रुप का मतलब क्या है? एमएएस का मतलब है मार्केट एडवाइजरी सर्विसेज। दिस इज मार्केट एडवाइजरी सर्विसेज, राइट। तो ये सर्विसेज ग्रुप जो है वो काफी ज्यादा एक प्रमोशनल रोल प्ले करता है ताकि जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटीज है वो बढ़ाई जा सके, इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटिवनेस है इंडियन कंपनीज को उनको बेटर किया जा सके। सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इट सेज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द पावर टू गैदर सेंसिटिव फाइनेंशियल डाटा about borrowers from the banking companies. What is the scope of this credit information that RBI can collect under Section 45A to 45G of the RBI Act 1934? And under what specific condition is a bank permitted to publish this information? Option A says RBI can collect the data on the nature of loans and security provided, right? And banks can never publish this information. देखो जो स्कोप है ना रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन वो ब्रॉडर है, जस्ट लोन्स एंड सिक्योरिटीज पर शामिल नहीं है, उसमें गारंटीज भी शामिल है, उसमें क्रेडिट हिस्ट्री भी शामिल है, एंड पब्लिक इंटरेस्ट में इवन बैंक्स को भी अलाउड है कि वो बेसिकली उसको पब्लिक कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, राइट। सो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। Option B, it says the RBI can collect information on loan accounts, security, guarantees, credit worthiness, and bank में publish. Exactly, that can be done. ये तो चीज हमने बोली कि अमाउंट ऑफ नेचर ऑफ अमाउंट हो गया या नेचर ऑफ लोन हो गया, नेचर ऑफ सिक्योरिटी कैसी थी, गारंटीज दी गई थी नहीं दी गई थी, क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है, हिस्ट्री क्या थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। एंड डिस्क्लोजर भी परमिट किया गया बैंक्स को, अगर बैंक को लगता है कि हाँ भाई ये पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए काफी ज्यादा मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन को पब्लिश किया जाना जरूरी है, तो डेफिनेटली द बैंक कैन डू सो। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन इज परमिटेड इज लिमिटेड टू क्रेडिट वर्दिनेस, ऐसा नहीं, लिमिटेड नहीं है, एंड ओनली कैन बी पब्लिश, नहीं कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी गलत हो गया। RBI can collect any information it deems necessary. Disclosure is only permitted under the Credit Information Companies Act 2005. This is not true also, right? डिस्क्लोजर जो है डेट इज परमिटेड अंडर द CIC, वो परमिटेड है, लेकिन साथ के साथ बेनिफिट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में भी वो बेसिकली अलाउ किया गया। CIC के अंदर तो है ही है, लेकिन अदरवाइज भी अलाउड है, राइट। ऑप्शन डी इज आल्सो नॉट करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 9, दैट्स रिलेटेड टू द DFI. The National Bank for Agriculture and the Rural Development, that is NABARD, plays a crucial role as an apex institution. Which of the function highlights its dual responsibility of not only providing financial backing but also ensuring the operational health and capacity building of the rural credit system? तो कौन सा फंक्शन है जो इसके डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करता है? डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करता है किस चीज से रिलेटेड? फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल बैकिंग but also ensuring the operational health and capacity building, right? ये दो कौन से functions को help कर रहा है? So solely providing direct loans for agriculture activities and managing funding programs. देखो, नाबार्ड का रोल सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लेंडिंग का नहीं है, एक एपेक्स फाइनेंसिंग एजेंसी है जो रीफाइनेंस भी करती है बाकी इंस्टीट्यूशंस को। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट द पर्पस, एक चीज को तो बता रहा है लेकिन दूसरी चीज को नहीं बता रहा। Option B, it says refinancing institutions that provide credit for the rural development and inspecting and supervising cooperative banks and their RRB is absolutely correct. क्योंकि यही तो नाबार्ड का डुअल रोल है, ये रीफाइनेंस करता है उन इंस्टीट्यूशंस को और साथ के साथ इन्वेस्टमेंट भी करता है, प्रोडक्शन क्रेडिट भी प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल बैकिंग भी देता है और साथ के साथ उनको सुपरवाइज भी करता है, उनकी इंस्पेक्शन भी करता है, यानी कि असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग भी देता है, डेवलपमेंट भी करता है स्टाफ की, राइट, ऑपरेशनल हेल्थ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ भी ध्यान देता है। सो एब्सोल्युटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल एजेंसी फॉर हाउसिंग फाइनेंस, इज इट सो?
देखो जो ये फंक्शन आपको बताया गया ना, दिस इज रिलेटेड टू द एनएचबी। थर्ड में जो ये फंक्शन बनाया गया है ये एनएचबी से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टू नाबार्ड, राइट। एंड कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शंस ऑफ अदर डीएफआईज, ये कौन काम करता है, अभी बताया था मैंने, दिस इज बीइंग डन बाय आईडीबीआई, कोऑर्डिनेशन का काम। बाकी डीएफआईज के बीच में कोऑर्डिनेट करना, इंडस्ट्रियल स्टडीज को कंडक्ट करना, वो आईडीबीआई का काम है, नॉट नाबार्ड, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, it says a banking company in India wishes to form a subsidiary to exclusively handle its banking operations in foreign country। एक बैंकिंग कंपनी इंडिया में जो बेसिकली सब्सिडरी को फॉर्म करना चाहती है, जो खास करके उसके सिर्फ जो फंक्शंस है, बैंकिंग ऑपरेशंस है, फॉरेन कंट्री में एंटर करेगी। साइमल्टेनियसली इट प्लान्स टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी कंपनी owning 35% of the company's paid up capital। How does the Banking Regulation Act 1949 govern these two strategic decisions? किस तरह से गवर्न करता है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए इट सेज बोथ द एक्शंस आर परमिटेड। कौन से एक्शन है? पहली चीज है कि सब्सिडरी को फॉर्म करना चाहते हो अपने बैंकिंग ऑपरेशंस बाहर की कंट्री में चलाने के लिए। दूसरा है कि आपने एक कंपनी में 35% की पेड कैपिटल की इन्वेस्टमेंट कर दी है। पहली ऑप्शन कह रही है कि बोथ द एक्शंस आर परमिटेड। इज इट सो? क्या दोनों एक्शंस परमिटेड हैं? राइट, दोनों एक्शंस परमिटेड है कि नहीं है, पहली तो बात यही है। देखो, क्या फॉरेन ऑपरेशंस चलाने के लिए सब्सिडरी फॉर्म कर सकते हो? यस, दैट कैन बी डन, वो चीज हो सकती है। लेकिन जो सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दैट बेसिकली प्रोहिबिट्स कि आप अपनी पेड अप कैपिटल का 30% या फिर जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो उसकी पेड अप कैपिटल का 30% प्लस रिजर्व का जो कंपोनेंट है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, वेदर एज ए प्लेजी, मॉर्गेजी और एब्सोल्यूट ओनर, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पर नहीं कर सकते। दैट इज द रूल, ये रूल है, राइट। तो अगर आपने कर दी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो दैट्स बेसिकली यू आर डूइंग रॉन्ग, आपने वायलेट किया सेक्शन 19 सब सेक्शन 2 को। सो बोथ एक्शंस तो बिल्कुल भी यहां पर अलाउड नहीं है, ऑप्शन ए हो गया गलत। Forming a subsidiary for overseas banking is allowed, but holding more than 30% of another paid up company's paid up capital is prohibited। Absolutely correct, बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बिकॉज सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 जो है वो प्रोहिबिट करता है दैट द बैंक कैन नॉट होल्ड द शेयर्स इन द कंपनी उस कंपनी की पेड अप कैपिटल के 30% से ज्यादा, या फिर खुद की पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व के 30% से ज्यादा, विच एवरेज लोअर, उतने से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती है किसी कंपनी में, वेदर एज अ पिलेजी, मॉर्गेजी और एब्सोल्यूट ओनर, ऐसा नहीं किया जा सकता डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड द राइट आंसर। एब्सोल्युटली करेक्ट एंड द करेक्ट आंसर इज दिस। फॉर्मिंग सब्सिडरी तो प्रोहिबिटेड नहीं है, गलत हो गया। ओवरसीज सब्सिडरी इज प्रोहिबिटेड, गलत हो गया। चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इट सेज द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, that is NABFID, established in 2021, has a broad mandate to energize infrastructure financing in India. Which of its functions specifically addresses to need to foster a robust market for infrastructure related financial instruments and to attract diverse investor participations? तो सबसे पहले तो जानते हैं NABFID के बारे में। सो फुल फॉर्म आपको पता चल ही गया है। सो मेन पर्पस क्या था कि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए और मार्केट डेवलपमेंट के लिए, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स मार्केट की डेवलपमेंट के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया है। इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 2021 में। एंड जो AIFI है, दोज आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। AIFI मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। एंड फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द क्रेडिट रेटिंग्स एंड फर्दर जो पॉलिसीज हैं, दोज आर बीइंग मेड बाय इट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलर पार्ट कि इसके क्या क्या हाईलाइट्स हैं, उसके बारे में फटाफट से देख लेते हैं। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि दे नीड टू बेसिकली ब्रिज द फंडिंग गैप। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो गैप आपको फंड चाहिए उस गैप को ये फुलफिल करता है, उस गैप को ये भरता है। एंड ये लॉन्ग टेन्योर क्रेडिट को क्रिएट करता है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस करता है, एंड जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग स्ट्रक्चरिंग है उसको सपोर्ट करता है, राइट। एंड इसको फिफ्थ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है, एंड दिस इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। अब देखते हैं ऑप्शंस को, देखते हैं। डायरेक्टली लेंडिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डायरेक्टली
lending to the infrastructure projects and providing consultancy services in infrastructure financing. देखो, डायरेक्ट लेंडिंग एंड कंसल्टेंसी इसके फंक्शंस है, लेकिन स्पेसिफिकली जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल मार्केट्स की है एंड डाइवर्स इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का तरीका है, वो इस चीज में, इस ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं शोकेस हो रहा. ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. If we look at the option B, that says facilitating the development of markets for bonds, loans, derivatives, and attracting investors from private and financial investment institutional investors, right? So that is absolutely the correct answer. Because यही दो key functions हैं, right? कि जैसे मान लो जो डेवलपमेंट है मार्केट्स में बॉन्ड्स की, लोन्स की, डेरिवेटिव्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए उनको फैसिलिटेट करना, एंड साथ के साथ जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए अट्रैक्ट करना. ये फंक्शंस बेसिकली फोकस करते हैं एनएबीएफआईडी के फॉर मार्केट डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टर अट्रैक्शन पर्पसेस, राइट? सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. इट सेज consider a non-scheduled banking company operating in India. According to the Banking Regulation Act 1949, this bank is required to maintain a certain level of the percentage of the DTL, demand and time liabilities, as a cash reserve. How does this requirement differ from the cash reserve ratio mandated for the scheduled commercial banks, scheduled banks under the RBI Act 1934? Option A कहता है that non-scheduled banks maintain a cash reserve with themselves or the RBI, while scheduled banks must maintain it only with the Reserve Bank of India. Both have a fixed 20% ratio. देखो, लोकेशन जो रहेगी रिजर्व की वो बिल्कुल सही है कि आप बेसिकली जो नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स हैं वो या तो खुद के पास या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास करेंगे, लेकिन सीआरआर के तहत जो स्केड्यूल्ड बैंक्स होते हैं उनके लिए मैंडेटरी होता है कि वो आरबीआई के पास ही मेंटेन करेंगे. लेकिन जो रेशियो है डेट इज नॉट फिक्स्ड. 20% की जो रेशियो बताइए वो दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट? इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी, that says the requirement for non-scheduled banks under the section 18 of the Banking Regulation Act is maintained with themselves or with the Reserve Bank of India. It's absolutely correct कि सेक्शन 18 कहता है कि आप रिजर्व को मेंटेन करो या तो अपने पास या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास. वेयर इज इन द केस ऑफ द वेयर इज इन द केस ऑफ द स्केड्यूल्ड बैंक्स, सीआरआर जो होती है सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 के अंदर मेंटेन करनी है आरबीआई एक्ट के, एंड दैट इज टू बी मेंटेन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड कोई स्टैट्यूटरी मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है इन द सेकंड सिनेरियो, राइट? तो वो बेसिकली कोई लिमिट नहीं है कि सीआरआर के रिलेटेड कोई लिमिट हो कि अपर लिमिट लोअर लिमिट होगी. कोई अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं बताई गई है. सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? सो ऑप्शन सी देखते हैं क्या है. इट सेज नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट. कैसा है? नहीं, नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स एग्जेम्प्टेड नहीं है, उनको कवर किया गया है, सेक्शन 18 के अंदर कवर किया गया है. एंड आरबीआई एक्ट जो है वो बेसिकली स्पेसिफाई नहीं करता कि उनको 3% की सीआर मेंटेन करनी पड़ेगी. दैट्स बेसिकली कवर्ड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. सो ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट. ऑप्शन डी इट सेज द कैश रिजर्व फॉर नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स इज कॉल्ड एसएलआर. तो वो तो नहीं है, वो तो अलग है. जो कैश रिजर्व है, एसएलआर तो बेसिकली कमर्शियल बैंक्स को, स्केड्यूल्ड बैंक्स को मेंटेन करनी पड़ती है, राइट? So cash reserve for scheduled bank is mandated under the section 18, not under section 24, right? Section 24 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का एसएलआर है वो अलग है. सीआरआर जो होती है दैट्स कवर्ड अंडर द सेक्शन 42(1). मैं आपको बता देता हूँ, सीआरआर जो है वो आरबीआई एक्ट के सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 के अंदर होती है. एसएलआर जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 24 के अंदर होती है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स, उनके लिए जो कैश रिजर्व रेशियो है दैट्स बेसिकली अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 18. ठीक है? सो दिस इज अ जर्नी दैट वी नीड टू गो फॉर. क्लियर है चीज? सो डेट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को कीजिएगा लाइक, शेयर, एंड मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. एंड फर्दर अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए JIRB का, then you should be WhatsApping me right now, writing JIRB early bird and WhatsApp me to the number that is mentioned here, that is 83609444207, and I'll be sharing all the details with you. So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.